वेलकम टू कुणाल बालाजी क्लासेस। अभी तक हमने इस चैप्टर के एक्सरी प्रोडक्ट एंड देन एलिमिनेशन के 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए और आज हम 4th पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो 3 पार्ट मैंने अभी तक कंप्लीट किए उसके अंदर बच्चों का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है और बच्चों बहुत एंथुसियास्टिकली काम कर रहे हैं। बहुत सारे रिप्लाई मुझे इसके लिए मिले हैं, तो इसके लिए थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, और मैं एक्चुअली लॉकडाउन पीरियड को भी थैंक्स कहूँगा कि इस पीरियड ने मेरे अंदर जो चेंजेस करवा दिए कि मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे भी बड़ा एक नए काम के अंदर मजा आ रहा है। तो आप भी शायद मजा ले रहे होंगे। ओके, ठीक है। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स इसके अंदर कंप्लीट किया। अगर कोई आज पहली बार एक 4th लेक्चर देख रहा है तो उसको पहले 3 लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है हमने पूरी तरह से डिटेलिंग आपको दिया हुआ है। तो उसको पहले रिवाइज करके आप 4th वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आपको पहले 3 वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके 4th वीडियो आपको देखना है। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो आपको नोटबुक लेकर रेडी रहना है। एनसीईआरटी बुक आपको पता है 290 से लेकर 301, बिल्कुल नींद में भी आपको समझ में आनी चाहिए। आपने 290 301 ये हमारा टारगेट है, हमारा मिशन है। हम चाहते हैं कि चैप्टर को पूरी तरह से हमारे दिमाग के अंदर उतार दो। ओके, तो एक्चुअली अभी तक हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था कि हमने देखा था कि एक नाइट्रोजनस बेस्ड मेटाबॉलिक बेस्ड क्या होते हैं, फिर उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड क्या होते हैं, वो किस तरह से हमारे बॉडी में बनते हैं, बनने की साइट क्या है। तो हमने देखा कि मेन तो यूरिया बनने की साइट लीवर है, जहाँ पर यूरिया साइकिल आप देखते हैं, या क्रेब हैंसलेट साइकिल उसे कहते हैं, या ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं नोट करवाना चाहता हूँ कि क्रेब हैंसलेट साइकिल और क्रेब साइकिल 2 अलग-अलग कंसेप्ट हैं। क्रेब साइकिल जो रेस्पिरेशन में होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में रन होता है, और क्रेब हैंसलेट साइकिल जो होता है वो लीवर के सेल के माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म में रन होता है। तो इस तरह से आपको एक काम करना, घर पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक क्रेब साइकिल और क्रेब हैंसलेट साइकिल का आप डिफरेंस लिखिए, क्योंकि आपको हमेशा नए-नए पॉइंट लेकर उसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर ये सारे वर्ड्स फिट हो गए। क्योंकि कई बार ये वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं और वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल करने का ये तरीका है कि आप उनको लेकर से अच्छी तरह से डिफरेंस लिखना शुरू करो। और मेरा सिखाने का तरीका यही रहा है कि स्टूडेंट से ज्यादा कंटेंट सिंपलीफाई करके देना, एप्लीकेबल फॉर्म में कंटेंट को लाना। क्योंकि स्टूडेंट की जो मेहनत है, मतलब उसको जो काम करना है उस पर प्लानिंग बना के देना, उसे इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले करके देना, और इस तरह से फिर स्टूडेंट का काम जो रहता है वो उसको रिटेन करना होता है। क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है तो खुद सारी बातों को ढूंढे और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करे। तो टीचर का काम ये, टीचर इज अ मीडिएटर बिटवीन द बुक्स एंड द स्टूडेंट, कि उस पार्ट को सिंपल वे से प्रेजेंट करके कॉम्प्लेक्स को सिंपल करना, कठिन से कठिन पार्ट को सिंपल बनाना, दैट इज द मेजर रोल ऑफ टीचर। ओके, तो आप पीछे का जो कंटेंट है बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी किया था पिछले चैप्टर के अंदर, और लास्ट जो कंटेंट मैंने इसके अंदर आपको सिखाया था, आपको अगर याद आ रहा है तो आप तुरंत नोटबुक लेके वो डिफरेंस लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था डबल एन वाला रीडिंग और सिंगल एन वाला रीडिंग। तो हो सकता है तो 2 मिनट के अंदर अभी आप उस डिफरेंसेस को नोट डाउन करके देखिए। करीबन मैंने आपको 5 डिफरेंस सिखाए थे। यू जस्ट रिकॉल वेदर यू रिकॉल, मतलब आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप चेक करो। उसके अंदर मैंने आपको उसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया था फंक्शंस ऑफ किडनी। तो फंक्शंस ऑफ किडनी ऑल द टाइम आपके एकदम फिंगर टिप्स में होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला फंक्शन मैंने आपको बताया था, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। ओके, तो ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा फंक्शन है एक्सक्रीशन, तीसरा जो है मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। ओके, उसी तरह से पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन करता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी मेंटेन करता है। ओके, बाद में रिमूवल ऑफ ड्रग्स, पिगमेंट्स एंड विटामिन्स हमने देखा था। ओके, बाद में ब्लड का पीएच मेंटेन करता है, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करता है, ब्लड का प्रेशर मेंटेन करता है। मतलब किडनी जो है ब्लड से रिलेटेड बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि आप देखो कि ब्लड पर किडनी कंटीन्यूअस वर्क करती है, मतलब हमारा पूरा ब्लड किडनी के थ्रू कंटीन्यूअसली फिल्टर होता है, और हमारी किडनी कंटीन्यूअस वर्किंग ऑर्गन है। All the time you say thanks to your kidneys and liver. These are such a vital organs. Actually सारे organ vital है।
लेकिन हर ऑर्गन की अपनी एक स्पेशलिटी है और आप देखेंगे कि ये ऑर्गन्स हमारे लिए 24 आवर्स काम कर रहे हैं। एक्चुअली सारे ऑर्गन्स हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए कि विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कंप्लेंट ये हमारे बॉडी में अभी तक काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं काम कर सकते? तो एक तरह से हम इस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं। ओके, बाद में मैंने फंक्शंस आपको बताया था कि होम्योस्टैसिस बॉडी का जो है, किडनी का काम, किडनी के फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन ही कर रहा हूँ। तो होम्योस्टैसिस उसका है बॉडी के अंदर की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना है। बाद में सीक्रेशन ऑफ रेनिन, जो सिंगल एन वाला रेनिन है, इसकी एक स्पेशलिटी है कि एंजाइम है लेकिन हार्मोन की तरह काम करता है। बाद में हमने देखा था कि एरिथ्रोपोइटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि जैसे यंग था, अब यंग बच्चे हैं, नया खून है, नया खून है यानी इसका मतलब उसके अंदर आरबीसी है, आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो यही तो पार्ट होता है कि ध्यान रखना कि आरबीसी का प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइटिन की वजह से होता है और उसके लिए हमें थैंक्स देना है किडनी को। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बाद में आपको बताया था कैल्सिट्रॉल जो बोन फॉर्मेशन के लिए लगता है। ठीक है, हमने थोड़ा सा पीछे का पार्ट रिवाइज कर लिया है, तो आपको थोड़ा कनेक्टिविटी लाने के लिए मैंने आपको इस समय दिया है। आज हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो आगे का टॉपिक जो हमें देखना था कि हमने किडनी देखा हुआ था, आगे के 3 पार्ट में देखना है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये 3 पार्ट हमें यहाँ पर क्लियरली देखना है कि एक देखना है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एक्चुअली ये जो 3 पोर्शन है, ये 3 पोर्शन आप नोटिस करेंगे कि एनसीईआरटी बुक में इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में किडनी के स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया है क्योंकि वहां पर मेन फिल्ट्रेशन चलता है, तो इस ऑर्गन्स को उन्होंने इतना फोकस नहीं किया। जैसे कि आप देख रहे हैं यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। लेकिन जब आप आगे चलकर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो और आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आते हो, तो ये सारी नॉलेज आपको लगता ही है और किसी न किसी बुक के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि एक्चुअली बुक में नहीं भी दिया है डिटेल, तो भी आपको इसे डिटेल में पढ़ना है। ओके, क्योंकि आप नीट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, लेकिन एक आपका फाउंडेशन भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है। ओके, नाउ इसलिए हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, यूरेटर। ओके, तो यूरेटर को हम स्टार्ट करते हैं। किडनी की हमने फिनिश की थी, जैसे मैं आपको किडनी के पेयर है और पेयर किडनी से निकलता है यूरेटर। आप देख रहे हैं किस तरह से यूरेटर का ये स्ट्रक्चर है। तो यूरेटर जो होता है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी एक पेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यूरेटर इज अ पेयर स्ट्रक्चर। यूरेटर स्टार्ट फ्रॉम रिनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर। यानी आपको होता है ये जो पोर्शन होता है इसे आप रिनल पेल्विस कहते हैं। जो वाइडर पोर्शन होता है, तो वाइडर पोर्शन इसे कहते हैं रिनल पेल्विस, और रिनल पेल्विस से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक होता है, इसे कहते हैं यूरेटर। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 टू 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और एक्चुअली आप देखेंगे कि जो यूरेटर होता है, इस यूरेटर पर पेरिस्टाल्टिक वेव होती है। पेरिस्टाल्टिक वेव जो होती है मतलब इस पर इस तरह से कंटिन्यूअस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक वेव। इसके पहले आपने पेरिस्टाल्टिक वेव के बारे में सीखा है कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आप देखेंगे कि पेरिस्टाल्सिस वेव होता है, दैट इज इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक आप देखेंगे कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती है। और इवन इफ यू रिमेंबर हियर इन केस ऑफ डाइजेशन चैप्टर आपने सीखा था कि जो इजेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर मास पेरिस्टाल्सिस एक शब्द है। अगर आप इनसाइड बुक में जाएंगे तो वहां पर पढ़ना जरूर कि वहां पर एक वर्ड मेंशन है, मास पेरिस्टाल्सिस की वजह से हमें इजेशन प्रोसेस होते हैं, डिफिकेशन प्रोसेस से हम कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है कि यहाँ पर भी पेरिस्टाल्सिस वेव हो रही है। नाउ एक पॉइंट मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, वेयर द पेरिस्टाल्सिस वेव टेक प्लेस ह्यूमन बॉडी, तो उसका एक एग्जांपल है यूरेटर, और दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर पेरिस्टाल्सिस वेव होती है। ओके, तो ऐसे और भी एग्जांपल है, आपको आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर एक थोड़ा पॉइंट मैं कनेक्ट आपको करके देना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है कि पेरिस्टाल्सिस वेव को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का कौन सा हिस्सा है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हो, आप इसका आंसर दे सकते हो। तो एक्चुअली उसका आंसर ये है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पांसिबल फॉर द पेरिस्टाल्टिक वेव्स। ओके, तो वहां से कंट्रोल होता है। थोड़ा एडिशनल पॉइंट कनेक्टिविटी आपको लाना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अलग-अलग चैप्टर है, लेकिन वो फाइनली एक ही चैप्टर की तरह है। आपको एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे जाना है, ताकि आपकी जब एग्जाम होगी तब आपको कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो उसकी तैयारी अभी से में करना है। ओके,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, जो यूरेटर होता है, यूरेटर के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो यूरेटर ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनता है। यूरेटर ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम और इसे कहते हैं यूरोथेलियम। तो इट इज स्पेशली सीन इन यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। एक रिमेंबर करना है, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर बोथ शोज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम is particularly seen in ureter and urinary bladder. That's why it is also called as a urothelium. ओके, तो मैंने आपको बैकग्राउंड टॉपिक बताया था, एपिथेलियम टिश्यू शायद आपने पूरा कर लिया होगा। उसके अंदर आप एक क्वेश्चन डाउन कर सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम का एक यूरोथेलियम टाइप है, बाकी के दूसरे जो दो टाइप है, तो कौन से दो टाइप है स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम के, आपको घर पर उसको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, और एक्चुअली मुझे लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे थे, आपके पास ऑलरेडी आंसर्स होने भी चाहिए, क्योंकि आप एक बायोलॉजी सब्जेक्ट पर आपको कमांड लाना है, तो उस तरह से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनता है, पर्पस क्या है, व्हाई ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट यूरेटर, क्योंकि हर स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर पोजीशन और उसका एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की स्पेशलिटी को मतलब डिस्टेंसिबल उसकी फीचर होती है, वो डिस्टेंस हो सकता है। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि जैसे किडनी के अंदर किसी कारण की वजह से किडनी स्टोन बनता है, और एक किडनी स्टोन जब नीचे पास होता है, तो एक्चुअली आप देखेंगे कि यूरेटर का जो डायमीटर होता है इससे कई गुना बड़ा ही किडनी स्टोन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, तो किडनी स्टोन बड़ा होने के बावजूद ये किडनी स्टोन जब यहाँ पर आता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वहां पर यूरेटर टेम्पररी डायलेट होता है, लेकिन यूरेटर वहां पर रप्चर होता नहीं है। इसका कारण है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मतलब नेचर ने पहले से इस तरह से स्ट्रक्चर बना के रखा हमारे बॉडी में, ताकि हमें मतलब एक प्रोटेक्शन वाली सुविधा दे के रखी है। तो मतलब आसानी से हमारे बॉडी के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होता है। तो ये आपको देखकर थोड़ा आश्चर्य भी लगना चाहिए, और इसका आपको एक अलग से फील भी होना चाहिए। ओके, नाउ अगर आप यूरेटर का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यूरेटर के स्ट्रक्चर के अंदर, यानी मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यूरेटर, आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यूरेटर, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यूरेटर के अंदर बाहर का जो लेयर है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, उसके अंदर का जो लेयर है वो स्मूथ मसल का लेयर है, और उसके अंदर का जो मेम्ब्रेन दैट इज व्हाट म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन का मतलब होता है कैविटी, ल्यूमेन यानी कैविटी, उसके सराउंडिंग में म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके सराउंडिंग में स्मूथ मसल, उसके सराउंडिंग में ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आप देख रहे हैं, आप बाहर से, बायोलॉजी में दो मेथड होती है स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने की, एक आउटर टू इनर या इनर टू आउटर। तो आपको समझना है कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से क्या है। अब दोनों एंगल से जा सकते हो, दोनों एंगल सबको समझना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन से यूरिन पास होने वाला है। तो यूरिन का जो पीएच होता है एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच की वजह से यूरेटर की वॉल डैमेज हो सकती है, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ऑल द टाइम कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको समझना है। अगर वो पॉइंट आपके ध्यान में आ गए तो आपका स्टडी करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन इसी तरह से हमने कहा कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जेनाटल सिस्टम है, इसके अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन दिया हुआ है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन एक तरह का इम्यूनिटी बैरियर का भी काम करता है। ओके, तो इम्यूनिटी बैरियर का भी काम करता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो और यहाँ पर पर्टिकुलरली एसिडिक पीएच से यूरेटर के वॉल को बचाने का काम म्यूकस मेम्ब्रेन करता है। ओके, तो इस तरह से जो आपके बेसिक्स होते हैं, जिसके पहले आपने जो सीखा होता है, उसको हर जगह पर एप्लीकेशन करके देखना, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो व्हाट यू लर्न यू शुड बी अप्लाई एट ईच एंड एवरी पार्ट, और इस तरह से आप आपके नॉलेज को कंक्रीट करते हो, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस इसी तरह से होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो मैं आपको हमेशा इस तरह से मोटिवेट करूंगा, या आपको याद दिलाऊंगा कि आपको क्या बातें ध्यान में रखना है, किस तरह से काम करना है, पूरी गाइडलाइन देना मतलब देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे कि जो यूरेटर है, यूरेटर यहाँ पर ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूरेटर जो होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऑब्लिकली ओपन होते हैं। ऑब्लिकली यानी आप महसूस करें यहाँ पर
थोड़े ऑब्लिकली, इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है, ऑब्लिकली मतलब थोड़े से स्लैंटिंग वे से ओपन होते हैं, स्ट्रेट ओपन नहीं होते हैं, स्ट्रेट ओपन नहीं होते हैं, ध्यान रखना, वो ऑब्लिकली ओपन होते हैं। इस तरह से ओपन होते हैं, ऑब्लिकली ओपन होते हैं। तो ऑब्लिक क्यों ओपन होते हैं? व्हाई द यूरेटर ओपन इनटू ब्लैडर ऑब्लिकली? तो इसका कारण ये है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि जब यूरिन यहाँ पर कलेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और आपको बताया था कि यूरिन कंटिन्यूअसली बनता है, पिछली बार भी मैंने आपको रिवाइज किया था कि 1.25 ml पर मिनट यूरिन बनता है, और ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करते यूरिन यहाँ पर जमा होता है। और जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जमा होगा, तो अगर यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो उस केस में इस यूरिन का फ्लो रिवर्स हो सकता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लक्स ऑफ यूरिन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लक्स ऑफ यूरिन। रिफ्लक्स यानी रिवर्स फ्लो ऑफ यूरिन, यानी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से वापस किडनी की तरफ जा सकता है। तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर ओपनिंग ऑफ यूरेटर जो ऑब्लिक है, ऑब्लिक यानी स्लाइटली तिरछा है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की मैकेनिकल वॉल्व की जरूरत नहीं। जैसे हम आर्ट में देखते हैं रिवर्स फ्लो रोकने के लिए वहां पर मैकेनिकल वॉल्व्स होते हैं, तो यहाँ पर वॉल्व की जरूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर एक सिंपल मैकेनिज्म है कि यूरेटर को इस तरह से ऑब्लिक कर देने की वजह से क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये वॉल्व में ऑब्लिक ओपन होते हैं, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाते हैं। क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन को यहाँ से बाहर आना है, यूरिन को यहाँ से बाहर आना है, रिवर्स जाना नहीं है। तो जब ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर चलता है यूरिनरी ब्लैडर पर, उस समय ये दो बंद हो जाते हैं ओपनिंग, और ये ओपनिंग शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अरेंजमेंट आप देखेंगे तो ये ऑब्लिक वाला पॉइंट आपको खास करके फोकस करके सीखना है। ओके, तो व्हाट यू लर्न हियर, यूरेटर ओपन ऑब्लिकली इन यूरिनरी ब्लैडर to prevent the reflux of urine, okay, into ureter from the urinary bladder. Okay, यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो at the end of this ureter part, what you learn here, what is the function of ureter? What is the function of ureter? Ureter का function है to carry urine from kidney to urinary bladder. क्योंकि यूरिन बनने वाला कहाँ पर है? किडनी में बनने वाला है, और किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन लाने का जो काम है यूरेटर करता है। और जब यूरिन यहाँ पर आता है तो पेरिस्टाल्टिक वेव के थ्रू इसे यहाँ तक लाया जाता है। ओके, तो दैट इज अ रोल ऑफ यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर का पार्ट हमारा खत्म हो गया। नाउ किडनी हो गया, यूरेटर हो गया। नाउ पास टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यहाँ पर देखना कि सिंगल है, सिंगल होता है यूरिनरी ब्लैडर। क्योंकि सिस्टम के अंदर आपने ऑलरेडी देखा है किडनी पेयर है, यूरेटर पेयर है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और सिंगल यूरेथ्रा है। तो दो स्ट्रक्चर सिंगल है और दो स्ट्रक्चर पेयर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, मीडियन यानी बॉडी के सेंटर में होता है, पियर शेप होता है, आप देख रहे हैं कि पियर शेप है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर शेप है, प्रेजेंट पेल्विक कैविटी, यू नो द पेल्विक कैविटी, पेल्विक गर्डल। लोकोमोशन के अंदर ऑलरेडी आपने सीखा कि पेल्विक कैविटी का पोर्शन आपने यहाँ पर सीखा है। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर में और पॉइंट उसका ऐड कर सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा होता है ध्यान रखना पर, यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल होता है। यूरिनरी ब्लैडर किस तरह से होता है? यहाँ पर थिन वॉल होता है। ओके, थिन वॉल होता है। बाद में यूरिनरी ब्लैडर जो होता है मस्कुलर होता है, ध्यान रखना। एक मतलब यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना कि मस्कुलर होता है, थिन वॉल भी है, उसके साथ साथ मस्कुलर भी है। ध्यान रखना, उससे ज्यादा थिक वॉल भी हमें बनाना नहीं है, और उसके अंदर मस्कुलर एबिलिटी भी देना है। देखो इस तरह से आप नेचर अब समझ सकते हैं कि कितना परफेक्ट हर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि है ये जो ऑर्गन है ये हाईली डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, हाईली डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। डिस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंसिबल मतलब जरूरत पड़ने पर ये ऑर्गन अपने साइज को बढ़ा सकता है। जब जरूरत नहीं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर अगर एम्प्टी है तो वो छोटा हो जाता है, और जैसे जैसे यूरिन उसके अंदर स्टोर होगा तो उसकी साइज बढ़ती है। तो ये हाईली डिस्टेंसिबल है, इसकी जो स्पेशलिटी रखी है कि हाईली डिस्टेंसिबल रखा गया है इसको, कि जैसे जैसे यूरिन यहाँ पर मतलब स्टोर होता जाएगा उसकी साइज बढ़ती जाएगी। तो ये हाईली डिस्टेंसिबल है, और हाईली डिस्टेंसिबल का जो रिलेशन है वंस अगेन इज रिलेटेड टू व्हाट? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम
के वजह से फीचर्स इसको मिला है। तो आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ यूरोथेलियम, मतलब यूरोथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ओके, ये आपको पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना है। ओके, और वंस अगेन एक एनिमल टिश्यू का जो नॉलेज है आपको उसको कॉन्करेट करना है। ओके, एक्चुअली एनिमल टिश्यू एक ऐसा चैप्टर है कि वो बेसिक है, फंडामेंटल है, आपको उसको हर चैप्टर के थ्रू कनेक्टिविटी करके पक्का करना है। ओके, यानी ईच एंड एवरी टाइम यू शुड बी कांटेक्ट विद दिस चैप्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ तो हमने फीचर्स देखे यूरिनरी ब्लैडर के कि सिंगल, मीडियन, पेयर शेप, ट्रायंगुलर, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है, थीन वॉल है, मस्कुलर है, हाईली डिस्टेंसिबल है। यानी मेरे साथ साथ आपके भी पॉइंट तुरंत रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि रिवीजन से ही हमें परफेक्शन की तरफ जाना है। आपको पॉइंट इस तरह से ध्यान रखना है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो डायग्राम आपके सामने यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की डायग्राम मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। यहाँ पर हमने देखा कि इसके हम एक्चुअली दो पार्ट कर सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे ऊपर का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन इसे बॉडी कहेंगे और नीचे का हिस्सा जो से नेक कहेंगे। यानी ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉडी और नीचे का पोर्शन नेक है। अगर आप इसका सेक्शन लेते हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो ऊपर के साइड में आपको दो ओपनिंग मिलती है। दिस आर द ओपनिंग ऑफ यूरेटर, दिस आर द ओपनिंग ऑफ यूरेटर। यूरेटर की दो ओपनिंग है और यूरेटर की ओपनिंग के लिए आपको एक शब्द ध्यान चाहिए कि ऑब्लिकली ओपन हो रहे हैं, और उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। बाद में नीचे की तरफ ओपनिंग है, दैट इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का ओपनिंग है, यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऊपर में दो ओपनिंग है और नीचे का ओपनिंग है। ऊपर का दो ओपनिंग यानी ओपनिंग ऑफ यूरेटर, नीचे का ओपनिंग यानी ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। और तीन ओपनिंग जो होते हैं, तीन ओपनिंग मिलकर यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है। तो इस ट्रायंगुलर एरिया को कहते हैं ट्रायगोन। दिस ट्रायंगुलर एरिया नोन एज अ ट्रायगोन। तो ट्रायगोन एक ऐसा इमेजिनरी ट्रायंगुलर एरिया है जिसके अंदर हम तीन ओपनिंग को दिखाते हैं। ओके, नाउ तीसरा जो ओपनिंग देखा तो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा यहाँ पर प्रेजेंट है। यूरेथ्रा में जहां से फ्यूचर में यूरिन डिस्चार्ज होने वाला है। ओके, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। नाउ अगर आप यूरिनरी ब्लैडर की तरफ देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर की एक स्पेशलिटी, उसके जो आउटर लेयर है, आप देख रहे हैं आउटर लेयर है और इनर लेयर है। तो आउटर लेयर जो होता है किससे बनता है? तो आउटर लेयर मेड अप ऑफ व्हाट? डेट्रूसर मसल। तो आउटर लेयर जो किससे बनता है यहाँ पर? डेट्रूसर मसल से बनता है। मैंने यू थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट किया है क्योंकि डेट्रूसर मसल स्पेशल टाइप ऑफ मसल है। इट इज अ काइंड ऑफ स्मूथ मसल है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्मूथ मसल, एक तरह की स्मूथ मसल है। क्योंकि एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन हो चलेगी और आप देखेंगे कि दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? स्मूथ मसल। तो डेट्रूसर मसल एक तरह की स्मूथ मसल है। ओके, जो आउटर लेयर में होती है। और यूरिनरी ब्लैडर का इनर लेयर आप देखेंगे तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनता है। मतलब दो पॉइंट क्लियर हो गए। यूरिनरी ब्लैडर का आउटर लेयर डेट्रूसर मसल से बनता है और यूरिनरी ब्लैडर का इनर लेयर जो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनता है, जिसे हम ऑलरेडी यूरोथेलियम हम कहते हैं। अभी यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो यूरेथ्रा का पोर्शन, तो जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो इस जंक्शन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार के स्फिंक्टर्स होते हैं। यहाँ पर एक स्फिंक्टर है जिसे हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, दूसरा स्फिंक्टर है जिसे हम आउटर स्फिंक्टर कहते हैं। यू नो द कांसेप्ट ऑफ स्फिंक्टर, एक सर्कुलर टाइप की मसल्स होती है जो ओपनिंग को कंट्रोल करती है। और आपको ये पॉइंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो सर्विक्स स्फिंक्टर होता है, थोड़ा रेफरेंस के लिए थोड़ा इस चैप्टर से बाहर जा रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखने का ये जो सर्विक्स एरिया होता है यहाँ पर, तो सर्विक्स का यहाँ पर ओपनिंग होता है, दैट्स कॉल्ड, इसे कहते हैं सर्विक्स स्फिंक्टर। तो सर्विक्स स्फिंक्टर जो होता है, तो सर्विक्स स्फिंक्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंसर्न है, ये यूटेरस स्ट्रक्चर है और यूटेरस के ओपनिंग में सर्विक्स स्फिंक्टर होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप एक काम कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने जो स्फिंक्टर सीखे उसके सारे नाम आप रिकॉल करके देखो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये एक्सरसाइज बहुत नेसेसरी है जिससे आप बहुत स्ट्रांग बिल्ड होते जाएंगे। ओके, तो आपको इसको बिल्कुल
मतलब ओबीडियंटली फॉलो करना है। ओके, नाउ आप देखेंगे यहाँ पर कि जो स्फिंक्टर की बात करें, यहाँ पर दो स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर एंड आउटर स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो स्मूथ मसल से बनता है। मैंने यहाँ पर दिखाया कि इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो स्मूथ मसल से बनता है, और स्मूथ मसल से बनने की वजह से ध्यान रखना, ये स्मूथ मसल से बनता है, और स्मूथ मसल से बनने की वजह से कैसा है, इनवॉलंटरी, इट इज इनवॉलंटरी। यानी इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बनता है जो इनवॉलंटरी होता है। ओके, और ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है इट इज अ पार्ट ऑफ डेट्रूसर मसल। ये डेट्रूसर मसल का ही पार्ट होता है। कौन सा? इंटरनल स्फिंक्टर। क्योंकि आप एक इमेजिन करो कि डेट्रूसर मसल ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है और ये स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो स्फिंक्टर एक तरह से डेट्रूसर मसल का ही पार्ट है, जो पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हमारे क्लासेस में अभी हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल कमियां इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में सारी टेक्निकल बातों को मतलब अवेलेबल करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमने सारे विद्यार्थी जगह करके ऑनलाइन लेक्चर शुरू किए, तो टेक्निकली हम आगे चलकर सुपीरियर होने वाले हैं, लेकिन कंटेंट, जो कंटेंट ऑफ द चैप्टर है, इट इज ऑलवेज सुपीरियर देन एनी काइंड ऑफ वीडियो। आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन क्या इतने डिटेल ऑफ कंटेंट दे रहे? ओके, शायद उनके पास डिजिटल डायग्राम होगी, लेकिन हमारे डायग्राम तो हाथ से बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम डिटेल कंटेंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, तो वहां पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ओके, तो इस तरह से आपको इस पर ध्यान देना है। तो आउटर स्फिंक्टर और आउटर स्फिंक्टर ये आपने यहाँ पर दिख रहा है। तो आउटर स्फिंक्टर स्ट्राइटेड मसल से बनता है, जो कि वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब पता है कि एज पर द विल एंड दिस इज डू नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल। तो दो स्फिंक्टर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इनर स्फिंक्टर स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ इंट्रूसर मसल, आउटर स्फिंक्टर स्ट्राइटेड मसल, और ये वॉलंटरी होता है। इस तरह से दो स्फिंक्टर यहाँ पर एट द ओपनिंग ऑफ व्हाट द यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पर यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, बाद में यहाँ पर आपको मिक्टुरेशन का मैकेनिज्म सीखना है, जो बाद में देखेंगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है, उस टॉपिक के बाद हम मिक्टुरेशन वाला टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसका कुछ फाउंडेशन यहाँ पर बना के रखते हैं। और वो फाउंडेशन ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब एसएनएस एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब पीएसएनएस बोथ इनरवेट टू इनरी ब्लैडर, यानी दोनों का इनरी ब्लैडर के साथ कनेक्शन होता है। आपको स्टेटमेंट का हाईलाइट करना है, एसएनएस एंड पीएनएस बोथ इनरवेट टू इनरी ब्लैडर। और फिर इनका फंक्शनिंग कैसे होगा, अब उस टाइम पर मिक्टुरेशन के टाइम पर आपको ये स्टेटमेंट है यहाँ पर आपको याद करना है। ओके, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर का पर्पस क्या है। तो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन, टेम्पररी स्टोरेज है, मतलब कुछ समय के लिए हम यूरिन स्टोर कर सकते हैं। ओके, एंड यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी कैन स्टोर 500 ml to 1000 ml ऑफ यूरिन, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर द यूरिन। वो उतना यूरिन इसके अंदर स्टोर हो सकता है। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट थोड़ा मतलब ध्यान रखना है कि मिक्टुरेशन मींस यूरिनेशन एंड ए डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इज अ वॉलंटरी। ये वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मींस अंडर कंट्रोल ऑफ विल। मिक्टुरेशन और यूरिनेशन इज अ वॉलंटरी मींस अंडर कंट्रोल ऑफ विल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अप टू एज ऑफ 2 years द स्फिंक्टर्स आर इनवॉलंटरी। मतलब ध्यान रखना कि हमने देखा कि एक स्फिंक्टर जो है यहाँ पर इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी है, लेकिन 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसके दोनों स्फिंक्टर इनवॉलंटरी तरीके से काम कर रहे हैं। या फिर आप देखेंगे दोनों स्फिंक्टर करने से कि आउटर स्फिंक्टर इतना फंक्शनल होता नहीं है, तो इनर स्फिंक्टर ऑलरेडी आपने देखा कि इनवॉलंटरी है। तो अप टू एज ऑफ 2 years स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होने की वजह से, इनवॉलंटरी स्फिंक्टर होने की वजह से वो 2 साल के बच्चों को मिक्टुरेशन की फीलिंग नहीं होती है। ओके, और यही बात है कि आपको 2 साल के बच्चे को अगर आप ले रहे हैं तो यू शुड बी केयरफुल। आपको ही थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि एक्चुअली वो बता नहीं पाता है कि उससे मिक्टुरेशन की फीलिंग हो रही है। तो यू शुड बी ऑलवेज केयरफुल। खास करके आप जब अच्छे कपड़े पहनकर किसी छोटे बच्चे को ले रहे हैं तो आपको बायोलॉजी का नॉलेज अगर होगा तो आप थोड़े केयरफुल
रह सकते हैं। ये फायदा है बायोलॉजी नॉलेज का। ओके, तो 2 साल के बाद वो बताना शुरू करता है, लेकिन 2 साल के पहले तो उसको कुछ पता है या उसे कोई भी सेंसेशन यूरिन डिस्चार्ज का होता नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर आपको फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नीचे हाईलाइट किया, ये पॉइंट ऐसे हाईलाइट, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की कनेक्टिविटी बनाए रखें। यहाँ पर हम देखा कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेट्रोसार मसल है, जबकि स्क्रोटम इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर डार्टोज मसल है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि वहां पर डार्टोज मसल है। अब ये 2 पॉइंट हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब आप प्रीलिम देंगे या ग्रुप टेस्ट देंगे, वहां पर तो एक चैप्टर का क्वेश्चन होता नहीं है, सारे चैप्टर से पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक साथ जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तब बच्चों का कंफ्यूजन होता है। तो हमें एक चैप्टर सीखते सीखते दूसरे चैप्टर के साथ भी कनेक्टिविटी यानी जंपिंग आदत हमें लगाना है, क्योंकि एक बार हमें जंपिंग की आदत हो जाएगी तो फिर हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा नहीं। तो इसको चलो हम फिक्स करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेट्रोसार मसल और स्क्रोटम के अंदर डार्टोज मसल। तो इसे जब आप कंफ्यूज होते हो तो किस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करना, बहुत ही सिंपल है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यू है, तो टेट्रोसार और डार्टोज के अंदर यू किसमें है, टेट्रोसार में है, जिसमें यू है उसका संबंध है यूरिनरी ब्लैडर से। वेरी सिंपल। और जो बच गया वो स्क्रोटम के साथ आएगा। तो इस तरह से आप खुद की मेमोरी कंसेप्ट भी आप डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपका कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए। एग्जाम एक तरह से वॉर होता है, वॉर में जब आपके पास अटैक होगा तो आपके पास कुछ तो भी यानी प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोटेक्शन पहले से बना के रखना है। ओके, तो एक आपकी एक पहले से एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरह से आप एग्जाम के अंदर खुद को सेफ जोन में रखेंगे। ओके, तो उसकी तैयारी आपको अभी जो आपको फ्री टाइम है, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम, उस टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रिगार्डिंग व्हाट यूरिनरी ब्लैडर। इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि द एनिमल इन विच यूरिनरी ब्लैडर अपसेट, क्या यूरिनरी ब्लैडर सभी एनिमल में प्रेजेंट है? और सेकंड थिंग, ऐसे कौन से एनिमल है जिनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर अपसेट है? इसको आप चेक कर सकते हो, इसको आप स्टडी कर सकते हो। ओके, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अभी हम तीसरा पार्ट की तरफ जा रहे हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पार्ट की तरफ अभी हमें यहाँ पर जानना है कि यूरेथ्रा भी हमें यहाँ पर स्टडी करना है। और यूरेथ्रा का स्टडी एक्चुअली हमें ज्यादा पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लगता है, और उसका पूरा रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन आपको किया है। एक तरह से यहाँ पर हम थोड़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी प्रिपरेशन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम एंड जेनाटल सिस्टम यानी यूरिनोजेनाटल, आप देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके अंदर बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। अब दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको पहले ये पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा, दोनों के अंदर कनेक्टिविटी लाना बहुत जरूरी है। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी यूरेथ्रा कब देखेंगे, यूरेथ्रा अलग अलग होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो मेल और फीमेल के यूरेथ्रा में क्या डिफरेंस है, इसे हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा मेल, आप एक काम करना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट वर्किंग के लिए मैं देता हूँ। ड्रॉ एंड लेबल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा क्वेश्चन ड्रॉ एंड लेबल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 2 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ड्रॉ करके वहां पर आपको ये आप इससे समझ पाएंगे आसानी से। तभी जैसे हम देख रहे हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल यूरिनरी सिस्टम, जैसे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, अभी हम यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव को कम हाईलाइट कर रहे हैं। वैसे आप देख रहे हैं कि वासा डिफरेंस है, ये नीचे से आया है, टेस्टिस की तरफ से आएगा। ओके, ठीक है, एपिडिडाइमिस की तरफ से आएगा, और फिर यहाँ पर सिग्नल वेसिकल है, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अभी इसे अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैंने आपको होमवर्क किया है, आप डायग्राम को रेफर करो तो फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। और एक्चुअली अभी ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो हमारी एक्सिलरी सिस्टम के अंदर आप देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर आप देखेंगे स्फिंक्टर्स है, और स्फिंक्टर के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये स्फिंक्टर यहाँ पर होते हैं, पहला और दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल। यहाँ से शुरुआत यूरेथ्रा फ्रॉम द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू द टिप ऑफ पेनिस, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि टिप ऑफ पेनिस होता है, हियर द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टिप ऑफ पेनिस। तो टिप ऑफ पेनिस तक यूरेथ्रा होता है। ओके, दिस इज द टिप ऑफ पेनिस, एंड इसे आप कहते हैं एक्चुअली इट्स कॉल्ड ग्लैंड पेनिस, इसे कहते हैं ग्लैंड पेनिस, दैट इज द टिप ऑफ पेनिस।
तो टिप ऑफ पेनिस तक आप देखें यहाँ पर, तो ये होगा यूरेथ्रा। ओके, दिस इज द पोर्शन दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो मेन यूरेथ्रा जो होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर के बेस से लेकर टिप ऑफ पेनिस तक होता है, ग्लैंड पेनिस तक होता है। यानी आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ का यूरेथ्रा लॉन्गर है, यानी मेल के अंदर यूरेथ्रा लॉन्गर है। ओके, नाउ ये साइड में मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया है, स्कीमेटिक डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पोर्शन है, मतलब अगर आप देखेंगे ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। ओके, तो डॉर्सल साइड में आप देखेंगे ये सैक्रल बोन है, सैक्रल बोन इज अ पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है। उसके आगे रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एनस है, एनस वाला ओपनिंग है। ठीक है, बाद में आप देखेंगे यहाँ पर यूरेथ्रा की पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर। और वेंट्रल साइड से जो पोर्शन है, वेंट्रल साइड का पोर्शन ऐसे कहते हैं मॉन्स कहते हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेक्टम का जो ओपनिंग है दैट इज एनस है। ओके, यूरेथ्रा का जो ओपनिंग यहाँ पर आप दिख रहा है दैट इज वजाइनल ओपनिंग, दैट इज रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, जेनिटल ओपनिंग है। और यूरिनरी ब्लैडर उसके सामने होता है, इसे कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग। यूरिनरी ओपनिंग आपको देख रहा है, यूरिनरी ओपनिंग ऐसे कहते हैं ऑरिफिस। ओपनिंग को एक अल्टरनेट वर्ड होता है ऑरिफिस, ऑरिफिस मींस ओपनिंग, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं कि, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉन्स, और एक्चुअली आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर मैंने जो दिखाया है इस रीजन को आप कहते हैं वल्वा। ओके, इसे आप वल्वा कहते हैं, या इसे आप देखते थे इस वल्वा रीजन के अंदर लैबिया मेजरा और लैबिया माइनोरा होता है। अब इसको यहाँ पर अभी मुझे इसे उस पर ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, आप उसको डायग्राम पर देख सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लैबिया मेजरा, लैबिया माइनोरा। और लैबिया मेजरा माइनोरा के अंदर जो ओपनिंग है, अंदर जो स्पेस है, यानी इस तरह से दो फोल्ड होते हैं, और उस फोल्ड के अंदर जो स्पेस होती है इससे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल साइनस। एकदम क्लियर है, यूरिनोजेनाइटल साइनस मतलब यूरिनो मतलब यहाँ पर यूरिनरी ओपनिंग है, जेनाइटल मतलब यहाँ पर जेनाइटल ओपनिंग है। दो ओपनिंग इज साइनस एंड ए कैविटी, जिस कैविटी के अंदर दो ओपनिंग है इसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल साइनस। आप क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं कि यूरिनोजेनाइटल साइनस है, यहाँ पर दो ओपनिंग यहाँ पर देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट जो है ये है कि हमें यूरेथ्रा समझना है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ओपनिंग, ये जो पोर्शन है दिस इज द पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। ये पोर्शन यूरेथ्रा का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन यूरेथ्रा है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर आपको समझना है कि इन केस ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज शॉर्टर, इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा इज लॉन्गर। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब दोनों की कंपैरिजन आपको मिल रही है। तो यूरेथ्रा इज लॉन्गर इन केस ऑफ मेल एंड शॉर्टर इन केस ऑफ फीमेल। यहाँ पर उसकी लंबाई आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल के अंदर यूरेथ्रा शॉर्टर होने की वजह से ये लंबाई जस्ट 4 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना कि मेल का जो यूरेथ्रा होता है इसके अंदर 3 रीजन्स आर प्रेजेंट हियर। इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर 3 रीजन्स आर प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पर 3 रीजन्स आप देखेंगे, यहाँ पर 3 रीजन्स आर प्रेजेंट हियर। तो 3 रीजन कौन से होते हैं? पहला रीजन होता है प्रोस्टेट, यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोस्टेट यूरेथ्रा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यूरेथ्रा दैट इज अ पेनाइल यूरेथ्रा। जो नीचे भी मैंने मेंशन किया है कि पहला रीजन प्रोस्टेट यूरेथ्रा, सेकंड रीजन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तीसरा रीजन जो होता है पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल को इस अल्टरनेट नेम है स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा, इसका अल्टरनेट नेम क्या है? स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा। तो इस तरह से आप देखेंगे एक्चुअली जो ग्लैंड है ये कॉपर्स ग्लैंड है, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। ओके, आप डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा। ओके, तो पेनाइल यूरेथ्रा को अल्टरनेट नेम क्या है यहाँ पर? स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा। इसे अल्टरनेट नेम ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा है। इसके अंदर 3 सेक्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, जबकि यहाँ पर कोई रीजन नहीं है। इसी तरह से छोटा सा यूरेथ्रा है, इसलिए इसके अंदर से कोई रीजन नहीं है। दैट इज अ मेन डिफरेंस। बाद में मेल का जो यूरेथ्रा होता है इसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मेल का जो यूरेथ्रा होता है इसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट हम कहते हैं। यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम पर लगेगा, यहाँ से यूरिन आने वाला है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन आने वाला है। ओके, और आप देखेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव मतलब ये टेस्टिस से आगे चल के एपिडर्मिस से कनेक्शन है, तो यहाँ से स्पर्म आने वाले हैं।
तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा और स्पर्म इस तरह से आएंगे और स्पर्म इस तरह से यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे, यानी यहाँ पर स्पर्म आएंगे और यहाँ से आएगा यूरिन, यानी यूरिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे यूरिन और स्पर्म को डिस्चार्ज करने वाली एक ही ट्यूब है। There is a single tube which discharge the urine as well as semen, and that's why semen मतलब fluid containing sperm, and that's it is called urinogenital duct. यानी मेल के अंदर एक ही डक्ट है, यानी एक ही डक्ट को यूरिन भी कैरी करना है, उसी डक्ट को स्पर्म भी कैरी करना है, इसलिए इसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। लेकिन ध्यान रखना यूरिन एंड स्पर्म नेवर कंडक्ट साइमल्टेनियसली, वो अलग अलग टाइम पर इस तरह से उसका रिफ्लेक्स बनाया गया है कि एक मतलब यूरिन ट्रांसफर होगा या फिर स्पर्म ट्रांसफर होगे, दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जबकि अब फीमेल में देखेंगे कि फीमेल में यूरिन डिस्चार्ज के लिए सेपरेट ओपनिंग है और जेनिटल ओपनिंग अलग से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जेनिटल ओपनिंग अलग है, यहाँ पर यूरिनरी ओपनिंग अलग है। तो यहाँ पर यूरिनरी ओपनिंग स्पेशली फॉर यूरिनरी डक्ट यानी यूरेथ्रा इज स्पेशली फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, उसे दूसरा किसी तरह की काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग से प्रेजेंट है। बाद में इसलिए आप देखेंगे कि अगला डिफरेंस यहाँ पर आप देखेंगे कैरी यूरिन एंड सीमेन, यूरिनोजेनिटल डक्ट कैरी यूरिन एंड सीमेन, तो ये यूरिन और सीमेन को कैरी करता है। मतलब सीमेन का मैंने बताया व्हाट इज सीमेन, सीमेन मींस द फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म, जो टेस्टिस से आने वाले हैं, तो सीमेन और यूरिन दोनों कंडक्ट करता है, जबकि यहाँ पर इट कैरीज यूरिन ओनली, यहाँ पर ओनली यूरिन कैरी होता है, पॉइंट आपको देखना है इट कैरीज यूरिन ओनली। नाउ अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि लेस चांसेस ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन, तो मेल ये जो हमने देखा है ये इट इज अ मेल यूरेथ्रा, आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस हम लिख रहे हैं डायग्राम के नीचे हमने मेल डिफरेंस लिखे, यहाँ पर फीमेल के डिफरेंस हम लिखे, फीमेल के यूरेथ्रा लिखा है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ मेल के अंदर लेस चांसेस ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन, इसका कारण क्या है कि यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं, इसका कारण है कि यूरेथ्रा का लॉन्गर है और एक्चुअली यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है टिप ऑफ पेनिस और सेकेंडरी एनल जो होता है इसके अंदर ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस कम है, जबकि फीमेल के अंदर मोर चांसेस ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन, क्योंकि आप देखेंगे ये एनस का ओपनिंग है और ये यूरिनरी ओपनिंग है, इनके अंदर डिस्टेंस कम है एंड सेकेंडरी यूरेथ्रा इज वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट होने की वजह से इन केस ऑफ फीमेल द मोर चांसेस ऑफ यूरेथ्रा इन इसके अंदर वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा आप देख रहे हैं यूरेथ्रा ओपनिंग एट द टिप ऑफ पेनिस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यूरेथ्रा ओपनिंग एट द टिप ऑफ पेनिस एंड दैट इज द टिप ऑफ पेनिस यानी ग्लैंड पेनिस के टिप पर ओपन होता है, जबकि यहाँ पर जो यूरेथ्रा इन केस ऑफ फीमेल, तो फीमेल के अंदर यूरेथ्रा जो होता है यूरिनोजेनिटल साइनस के अंदर ओपन होता है। तो आप देख रहे हैं यूरिनोजेनिटल साइनस, अब देख रहे हैं कि लैबिया मेजरा और लैबिया माइनोरा, और उसके अंदर का जो स्पेस है दैट इज यूरिनोजेनिटल साइनस, इसके अंदर दो ओपनिंग होते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पर होता है ऊपर के जंक्शन पर, दैट इज द लैबिया माइनोरा के ऊपर के जंक्शन पर क्लाइटोरी स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में आप अलग से जानकारी पता लगा सकते हैं, आप स्टडी कर लेना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस तरह से हमने ये यूरेथ्रा का डिफरेंस देखा। ओके, तो ये थोड़ा एडिशनल मतलब इसको हम कहते हैं कि हमने आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर और जो हाई लेवल के एमसीक्यू का एक अच्छा काउंटिंग फाउंडेशन हमने बताया। तो यहाँ तक हमने अभी चारों कंपोनेंट जो थे ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इनको हमने डिटेल में समझ लिया है। नाउ वी हैव टू गो फॉर व्हाट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अभी यहाँ पर हम फोकस करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किडनी का अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक व्हील्स ऑफ किडनी या आप एलएस ऑफ किडनी कह सकते हैं, लॉजिकल सेक्शन ऑफ किडनी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो किडनी पर सबसे बाहर वाला कवरिंग जो होता है उसे कहते हैं रीनल फैसिया। अभी इसको डिस्क्राइब करने के दो तरीके होते हैं, कई बार किताब में आपको रीनल कैप्सूल से फिर अंदर से बाहर की तरफ आए या फिर बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हैं। एक्चुअली एज ए स्टूडेंट आपको दोनों आदत होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। सबसे बाहर अगर आप किडनी पर देखेंगे सबसे बाहर तो आपको रीनल फैसिया कवर मिलता है। रीनल फैसिया इज द आउटर कवरिंग ऑफ किडनी एंड दैट इज अ
फाइब्रस मेम्ब्रेन, वो फाइब्रस मेम्ब्रेन है, अपोज ये फाइब्रस मेम्ब्रेन यानी कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। यहाँ पर आपको महसूस होगा कि एनिमल टिश्यू के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक है, कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक ऐसा ही है कि ऑर्गन्स को कनेक्ट करना, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू आपने सीखा हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको और एक पॉइंट आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब आप 300 क्रॉस करेंगे और आपको आप देखेंगे कि आपके मार्क नहीं बढ़ रहे, तो उस समय आपके ध्यान में आना चाहिए कि फंडामेंटल टॉपिक्स आपके वीक है। तो आज आपको एक चांस मिला है कि आप कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक फिर से बहुत अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर लो। तो मैं आपको एक काम दूंगा कि प्रिपेयर द एंटायर टॉपिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस टॉपिक को आप 100% प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि सही टाइम पर सही टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन बनेगा, उसका गेन आपको 100% मिलना है लास्ट में। ओके, तो क्योंकि इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली ये सब काम लास्ट में होता नहीं है। लास्ट में काफी प्रेशर होता है बच्चों पर, और उस समय फिर आपकी मेंटालिटी उतना काम करने की होती नहीं है। तो अभी आपके पास टाइम है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को होल्ड करना है और सारी कमियां जो है उसको तुरंत रिपेयर करना है। ओके, ठीक है। नाउ वी कम टू द पॉइंट। तो सबसे बाहर का लेयर रिनल फैसिया जो आउटर फाइबर मेम्ब्रेन है, उसके बाद आपको एक बनता है लेयर एडिपोज कैप्सूल, जो मिडल वाला लेयर है। एडिपोज है मतलब वो बड़ा फैटी टिश्यू होगा। फैटी टिश्यू क्यों होगा? क्योंकि किडनी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ट्रॉमा, ट्रॉमा यानी कोई मैकेनिकल शॉक है उससे प्रोटेक्ट करना है, तो नेचुरली एडिपोज कैप्सूल। उसके बाद आप देखेंगे कि रिनल कैप्सूल है जो कि इनर है। नाउ नेचुरली इतने तीन कवर क्यों है किडनी को? तो तीन कवर होने का कारण ये कि किडनी को किसी भी इंफेक्शन से बचाना है, यानी किडनी शुड नॉट बी गेट, किडनी को आसानी से इंफेक्शन होना नहीं चाहिए, इसलिए किडनी के ऊपर तीन कवरिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अभी हम कैप्सूल की जब बात करते हैं तो किडनी के ऊपर आप देखते हैं कि रिनल कैप्सूल है, तो उसी से आपको याद आना चाहिए कि लीवर पर कौन सा कैप्सूल हो सकता है। कि आपको याद आ रहा है लीवर पर, आपको याद आ रहा है लीवर में हमने सीखा था कि लीवर इज आल्सो एक्सटर्नली कवर्ड बाय वन कैप्सूल। तो याद करो, रिकॉल करो, आपको याद आ रहा है। ओके, तो आप कोशिश करना कि विच इज द कवर सराउंडिंग टू व्हाट लीवर, वो क्वेश्चन आप मार्क कर लो। एंड एक्चुअली अभी उसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ, क्योंकि मतलब अभी फिलहाल हमारा इंटरैक्टिव क्लास नहीं है, तो रिकॉर्डेड होने की वजह से ध्यान रखना कि मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तो लीवर का जो है ग्लिसन्स कैप्सूल, लीवर के ऊपर कौन सा कैप्सूल होता है? ग्लिसन्स कैप्सूल होता है। तो आपको उसे नोट डाउन करना है कि रिनल कैप्सूल एंड हिपैटिक यानी लीवर, दैट इज अ ग्लिसन्स कैप्सूल, मैच द कॉलम के अंदर आपको आना चाहिए। ठीक है। नाउ तीन कवरिंग के बाद आप देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो किडनी के अंदर बाहर का जो पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स होता है, मिडल वाला पोर्शन होता है मेडुला, और सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है रीनल साइनस। यानी वैसे अगर आप देखे जाए तो किडनी के तीन रीजन आपको मिल सकते हैं। आउटर पोर्शन इज द कॉर्टेक्स, सेकंड पोर्शन इज द मेडुला, एंड इनरमोस्ट पोर्शन इज व्हाट रीनल साइनस। यानी 1 2 3 तीन आपको मिल रहे हैं। इसमें भी मैंने दिखाया कि कॉर्टेक्स ऑफ ग्रैनुलेटेड देख सकते हैं, ऐसे ग्रैनुल यानी मोज़ेक, आपने मोज़ेक टाइल जैसे देखी ना, उस तरह से कॉर्टेक्स जो होता है तो डार्क होता है और ग्रैनुलेटेड होता है। और आप देखेंगे मेडुला जो होता है वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, और उस पर स्ट्राइशंस यानी लाइनिंग होती है, लाइनिंग इस तरह से देखेंगे लाइनिंग होती है, और उसके अंदर जो होता है दैट इज व्हाट रीनल साइनस होता है। तो इसके अंदर 3 रीजन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी 3 रीजन के बारे में हमें डिटेल सीखना है। ओके, वन बाय वन, यानी इसमें ध्यान रखना कि पहले इसके हम लेबल्स देख लेते हैं। ये कॉर्टेक्स पोर्शन है यहाँ पर। बाद में आप देख रहे हैं कि जो होता है कि यहाँ पर ध्यान रखना ये मेडुलरी पिरामिड है, जिसे मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड या फिर इसे कहते हैं रीनल पिरामिड। आप जो देख रहे हैं ये मेडुलरी पिरामिड ऐसे कहते हैं रीनल पिरामिड। कई बार हम बोलते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल नेफ्रॉन है, लेकिन आपको एक कांसेप्ट क्लियर करना कि नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो नेफ्रॉन पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इस पिरामिड को ही हम मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड कहते हैं। रीनल यानी किडनी, मेडुलरी मतलब इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ मेडुला। तो आपको पता है कि किसी भी ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर सीखते हो तो बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स और अंदर के पार्ट को मेडुला कहते हैं। ये फंडामेंटल पार्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड्स आर प्रेजेंट हियर। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मेडुलरी पिरामिड के टीप पर यहाँ पर जो ओपनिंग ऐसे कहते हैं रीनल पैपिला हम कहते हैं, और ये जो रीनल पैपिला के नीचे जो ओपनिंग देख रहे हैं इसे माइनर कैलिक्स कहते हैं, माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स का नंबर जनरली 7 से लेकर 13 तक होता है, यानी 7 to 13 इज अ नंबर। बाद में जो माइनर कैलिक्स होते हैं, कई छोटे-छोटे माइनर कैलिक्स एक मेजर कैलिक्स में ओपन हो जाते हैं, यानी माइनर कम टुगेदर टू मेक द मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स ज्यादा नहीं होते, 2 से 3 यानी 7 से 13 माइनर कैलिक्स एक साथ जब ओपन होते हैं तो मेजर कैलिक्स बनते हैं। और मेजर कैलिक्स कितने बनते हैं? 2 to 3 बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेजर कैलिक्स, अगर आप इसको कैलिक्स या कैलिसेस भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। तो एक्चुअली जो आपने सीखा है कि ये जो इरेटर होता है, इरेटर जब अंदर जाता है तो इरेटर के प्रोजेक्शन जो होते हैं, इरेटर का प्रोजेक्शन को ही आप कैलिसेस कह सकते हैं, इसको कैलिक्स आप कह सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको देखना है। सिंगल आप बोलेंगे तो कैलिक्स और मेनी कहेंगे तो कैलिसेस। कैलिसेस आर द प्रोजेक्शन ऑफ द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस अंदर जाने के बाद उसके प्रोजेक्शन से बना हुआ है, तो आपको किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना है, यानी किस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर मैंने एक लेबल दिया कॉलम ऑफ बर्टिंग। एक्चुअली मैं सॉरी बट आपको एक्सप्लेन करना होगा, अभी लेबल मैं आपको बता रहा हूँ। दो पिरामिड के बीच में जो कॉर्टेक्स का हिस्सा क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स एंटर बिटवीन टू पिरामिड इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो इस तरह से आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो रिनल पैपिला, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर आप देखेंगे यहाँ पर रिनल साइनस, उसी का आगे कंटिन्यूएशन है रिनल पेल्विस, और उसी का आगे कंटिन्यूएशन है यूरेटर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है रिगार्डिंग दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक्चुअली मतलब जो मेडुलरी पिरामिड्स है या रिनल पिरामिड, इनका नंबर इनसाइड बुक में नहीं दिया है, लेकिन रेफरेंस बुक के अंदर इसके जो नंबर दिए दैट इज 15 to 16 renal pyramids are present here in case of each kidney. ओके, नंबर में थोड़ा वेरिएशन है, हर जगह पर वेरिएशन है, लेकिन एक एवरेज अगर देखा जाए तो 15 to 16 renal pyramids are present in the human kidney। लेकिन अगर आप एक स्पेशल पॉइंट अगर देखते थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, तो रैबिट जो होता है उसकी किडनी में एक ही रिनल पिरामिड प्रेजेंट है। ओके, रैबिट की किडनी में एक ही रिनल पिरामिड प्रेजेंट है, जो आपको यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर का एक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर वैसे एक पॉइंट मैंने आपका स्किप हो गया कि रिनल कैप्सूल होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। रिनल कैप्सूल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ओके, अभी यहाँ पर हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला और रिनल साइनस, जो स्कीमेटिक डायग्राम है, डिटेल डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अभी इसी का हम एक कंपैरिजन देखते हैं कि हर एक रीजन के अंदर किस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन है। तो किडनी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, कॉर्टेक्स जो आउटर रीजन है, मेडुला जो मिडल रीजन है, एंड रिनल साइनस जो सबसे इंटरनल रीजन, सबसे इंटरनल रीजन ये रिनल साइनस, साइनस यानी कैविटी। नाउ कॉर्टेक्स के बारे में देखेंगे तो कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन। आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन है, सबसे बाहर वाला रीजन है कॉर्टेक्स। बाद में इसका जो कलर होता है डार्क रेड, आप देख रहे हैं इसका कलर डार्क रेड है, ये देख रहे हैं आप डार्क रेड, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डार्क रेड। और एक ग्रैनुलेटेड होता है, ग्रैनुलेटेड क्यों होता है? ग्रैनुलेटेड यानी आप देखेंगे इसके अंदर आपको ऐसे ग्रैनुल दिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी ग्रैनुल दिखा है, यहाँ पर भी ग्रैनुल दिखा है। तो ग्रैनुलेटेड होने का कारण है कि ड्यू टू मालपीजियन बॉडी, क्योंकि आप जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जब सीखेंगे तब आपके ध्यान में आएगा यहाँ पर मालपीजियन बॉडी जो है, मालपीजियन बॉडी की वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको ग्रैनुलेटेड मिलता है। इसका एक्सप्रेशन भी आपको बाद में मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ग्रैनुलेटेड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मालपीजियन बॉडी। नाउ ये ध्यान रखना पर, तो यहाँ पर अगला एक पॉइंट ध्यान रखना है जो कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, जैसे व्हाट कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज अ कॉलम ऑफ बर्टिनी? एक्चुअली बर्टिनी इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैज सजेस्ट दिस कंसेप्ट, दैट इज अ कॉलम ऑफ बर्टिनी। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। अभी डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम के अंदर देखते हैं, डायग्राम में क्या है? ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन द टू
मेडुलरी पिरामिड और रिनल पिरामिड, यानी कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा मेडुलरी पिरामिड के अंदर एंटर करता है और उसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्कीनी। ओके, कहीं पर आप देखते हैं बिल्डिंग, अभी कैसे ध्यान रखना बहुत आसान है, आप कहां पर भी जाओ तो बायोलॉजी रिकॉल कर सकते हैं। आपके घर का आपका घर का आरसीसी स्ट्रक्चर देखो, उसके अंदर कॉलम है, तो आज से आपको अपने घर का हर कॉलम कैसे दिखाई देना चाहिए, कॉलम ऑफ बर्किंग। ओके, तो ये टेक्निक होते हैं, यानी 24 आवर्स आपके दिमाग के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसको रिकॉल करने का टेक्निक होता है। आज तक आपको कॉलम दिख रहा था, आज आपको एक अलग से उसका मीनिंग मिल गया, दैट इज अ कॉलम ऑफ बर्किंग। ठीक है, कॉलम ऑफ बर्किंग इज एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन टू रिनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड के बीच में हिस्सा जाते हैं, इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्किंग। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर द मेडुला। मेडुला जो है आप देखेंगे कॉर्टेक्स के बाद मेडुला, यानी यहाँ पर भी मैंने मार्किंग की, इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे जो मैंने डॉटेड रीजन दिखा है, ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स से मेडुला है, मतलब इसका हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये पोर्शन कॉर्टेक्स है और पोर्शन मेडुला है, यानी कि कॉर्टेक्स था, ये मेडुला है, तो मेडुला मिडल पोर्शन होता है, सेकंड लाइट रेड कलर का होता है। जैसे आपके सामने कंपैरिजन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट रीजन, ये मिडल रीजन, ये डार्क रेड, ये लाइट रेड, ये ग्रैन्युलेटेड, ये स्ट्राइटेड। ओके, स्ट्राइटेड एक्चुअली इसे डिस्प्ले मेथड कहते हैं। डिस्प्ले मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रास्प द कांसेप्ट करेक्टली, यानी किसी तरह से कंफ्यूजन आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए, इसीलिए आप इस मेथड से जा सकते हैं। आप घर पर भी इस तरह से छोटे कंसेप्ट लेकर उनके कॉन्सेप्ट में आप बना के रखिए, तो आपका बहुत अच्छा होल्ड होगा सब्जेक्ट पर। ओके, क्योंकि बायोलॉजी के साथ साथ आपको सिखाते हुए मोटिवेट आपको करना है, आपको इंस्पायर रखना है, एंथुसियास्टिक रखना है, और आपको एक अच्छी तरह से पढ़ाई किस तरह की जाती है, एक साइड रिप्रेजेंटेशन मुझे करना है। ओके, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कई सारे मेरे स्टूडेंट एमबीबीएस को गए हैं, तो उनका बहुत सारे बार मेरे को रिप्लाई आता है कि सर आपने जो मेथड्स हमें दिए हैं पढ़ने की, लिखने की, ये मेथड्स हमें इस कॉलेजेस के अंदर बहुत काम आ रही है। इस तरह से रिप्लाई मेरे जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कॉलेजेस में है, उनका रिप्लाई मुझे हमेशा मिलता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज देयर, यहाँ पर मेडुला डिवाइडेड टू फ्यू कोनिकल मासेस। आप देखेंगे ये जो मेडुला है, मेडुला पोर्शन, इसके अंदर कोनिकल मासेस है, और इस कोनिकल मासेस को मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेडुलरी पिरामिड। आप देख रहे हैं जो मेडुलरी पिरामिड क्या है, कोनिकल मासेस है, मतलब जो मेडुला पोर्शन है ना, मेडुला पोर्शन ऐसे कोनिकल मास में डिवाइड हो गया, जैसे 1 2 3 4, आप देख रहे थे कोनिकल मासेस है, और कोनिकल मासेस को मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और एक्चुअली ये जो मेडुलरी पिरामिड है प्रोसेक्टेड इनटू कैलसेस, मतलब ध्यान रखना इसे सिंगल को कहते हैं कैलिक्स, और जैसे आप मेनी कहेंगे तो कैलसेस के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है क्या, मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टेड इनटू कैलसेस। ओके, तो यहाँ पर देखना कि मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टेड इनटू कैलसेस, ये पॉइंट आपको देखना रखना है कि आप देख रहे हैं मेडुलरी पिरामिड, आप इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो कि पिरामिड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैलसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर कैलसेस, और उसके बाद आप देखेंगे आप मेजर कैलसेस। तो पिरामिड्स आर प्रोजेक्टेड इनटू कैलसेस, मतलब जो पिरामिड है वो पिरामिड का जो ओपनिंग है, ओपनिंग को कहते हैं रिनल पैपिला। तो रिनल पैपिला किसमें ओपन हो रहा है, कैलसेस में। कौन से कैलसेस में, माइनर कैलसेस में। फिर बहुत सारे माइनर कैलसेस ओपन होके क्या बन रहा है, मेजर कैलसेस बन रहा है। फिर मेजर कैलसेस ओपन होके क्या बन रहा है, रिनल साइनस बन रहा है। रिनल साइनस के आगे क्या है, रिनल पेल्विस है। रिनल पेल्विस के आगे क्या है, यूरेटर है। तो आप इस तरह से पूरा कनेक्शन आपके दिमाग के अंदर एस्टैब्लिश करना है कि ये रिनल पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, उसका ओपनिंग कौन सा है, रिनल पैपिला। रिनल पैपिला किसमें ओपन हो रहा है, माइनर कैलिक्स के अंदर ओपन हो रहा है, और माइनर कैलिसेस उसे कह सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से देखेंगे कि यानी माइनर कैलिसेस इकट्ठा आने के बाद मेजर कैलिस बनेंगे। मेजर कैलिसेस ज्यादा नहीं होते, 2 से 3 होते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और फिर इट ओपन इनटू व्हाट, द रिनल साइनस, एंड देन ओपन इनटू व्हाट, रिनल पेल्विस, और उसके बाद यूरेटर के अंदर ओपन होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे। एक्चुअली इसकी कंपैरिजन हम हमारे ड्रेनेज सिस्टम के साथ कर सकते हैं। जैसे आपके घर से कोई पाइप निकलता है, ड्रेनेज का है कि नहीं, तो पहले किचन से एक पाइप आता है, बाथरूम से एक पाइप आता है, फिर टॉयलेट से एक पाइप आता है, ठीक है। तो हम उनको कह सकते हैं कि भाई ये पिरामिड से, पिरामिड की ओपनिंग्स है, रिनल पैपिला, फिर माइनर कैलिक्स बनके मेजर कैलिक्स बनता है, जो बड़ा पाइप आप गटर के अंदर या आपके घर के सामने जो होता है उसके अंदर रिलीज कर दो। ओके, तो एक थोड़ा एग्जांपल मैंने लोकल एग्जांपल आपको दिया कि जल्दी समझने के लिए
फिर उसी तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारे किडनी के अंदर भी है, क्योंकि हम हर रोज इस चीज को देख रहे हैं तो उसको हमारे सब्जेक्ट के अंदर हमें कोरिलेट करना अच्छा रहता है। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम हमारी बॉडी की है, उसी तरह से मतलब ड्रेनेज सिस्टम आप बाहर भी दे सकते हैं, मतलब इन जनरल। अभी तीसरा पार्ट जो हम यहाँ पर देख रहे जा रहे हैं, दैट इज आवर रीनल साइनस। रीनल साइनस सबसे अंदर वाला पोर्शन है और रीनल साइनस जो वो इंटरनल रीजन है, सबसे इंटरनल, मतलब ये आउटर और इनर आप देख रहे हैं, आउटर और इनर आप देखते हैं, जिसे आप कहते हैं हाइलम रीजन है, हाइलस रीजन है, इसे रीनल हाइलस भी कहते हैं। और आपको पता है कि यहाँ से बहुत सारे एंट्री होने वाली रीनल आर्टरी की, नो फाइबर की, एग्जिट होने वाला है रीनल वेन का और रीनल पेल्विस का। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीनल साइनस कंटिन्यू टू रीनल पेल्विस, रीनल साइनस कंटिन्यू टू रीनल पेल्विस, बैक में रीनल पेल्विस होता है। आप देखेंगे यहाँ पर रीनल पेल्विस के अंदर ओपन हो रहा है यहाँ पर, और ये कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर यूरेटर के अंदर, आप देख रहे हैं यूरेटर, और आप देखते हैं कि यूरेटर आगे चलकर किसी ओपन होता है, यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। आप देखेंगे यहाँ से ऐसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दो आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है, आगे क्या रहता है पर यूरेथ्रा होता है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि रीनल पेल्विस या रीनल साइनस, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से जब यूरिन बाहर आएगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, उस प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये फ्लो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, शुड रिमेंबर दिस फ्लो, दैट इज रीनल साइनस से रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, मिक्चुरेशन। क्योंकि अभी जो मैं आपको पार्ट पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किडनी का जो स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, इसका मेन पर्पस है हमें बाद में एक चैप्टर के अंदर हमें सीखना फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे बनता है। तो यूरिन कैसे बनता है ये अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले किडनी का जो स्ट्रक्चर है आपके दिमाग के अंदर फिक्स होना चाहिए, उस पर कोशिश करना है कि आप इसे अच्छी तरह से दिमाग के अंदर फिट करो। ओके, अभी सवाल ऐसा है कि हमने किडनी का एक ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा है, मतलब उसका एक स्ट्रक्चर हमने देखा है, लेकिन अभी मन में इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि इस पिरामिड के अंदर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड। फिर नेफ्रॉन अगर पिरामिड के अंदर है, हमने देखा है कि हमारे ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन। ओके, ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन, और इस पिरामिड के अंदर इस प्रकार के नेफ्रॉन के अरेंजमेंट क्या है वो हमें देखना है। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड, क्योंकि हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, अब हमें देखना है कि पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन कैसे होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एक सिंगल पिरामिड हमने यहाँ पर लिया है, दैट इज जैसे मेडलरी पिरामिड या ऐसे आप रीनल पिरामिड भी कहेंगे। तो इस जैसे मैंने यहाँ पर दिखाई कि ये किडनी है, ये रीनल पिरामिड है, और रीनल पिरामिड को मैंने सिंगल यहाँ से यहाँ पर हाईलाइट किया है। अभी आप पिरामिड अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना कि जो पिरामिड है एक्चुअली इसे हम मेडुलरी पिरामिड तो कहते हैं, लेकिन ये पूरा पिरामिड मेडुला में होता नहीं है, क्योंकि किडनी का जो बाहर का पोर्शन है, जो लाइन मैंने यहाँ पर दिखाया है, दिस लाइन ऑफ डिमार्केशन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिरामिड का ऊपर का हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है और यहाँ से यहाँ पर नीचे मेडुला, यहाँ से यहाँ पर का रीजन मेडुला में होता है। मतलब ज्यादातर पोर्शन जो पिरामिड का मेडुला में होता है और थोड़ा कम पोर्शन कॉर्टेक्स में होता है। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जो पिरामिड्स होते हैं उसका ऊपर का हिस्सा जो कॉर्टेक्स में होता है और नीचे का हिस्सा जो होता है मेडुला में होता है। अब इसमें और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कॉर्टेक्स की जो लाइन ऑफ डिमार्केशन मैंने यहाँ पर दिखाई, ये कॉर्टेक्स की रीजन है, ये सब देख रहे हो, ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला, ठीक है। अब यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं ऐसे, ये जो पिरामिड है आप देख रहे हैं इसका ये कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन है, इस तरह से कॉर्टेक्स और मेडुला है। कॉर्टेक्स में भी आप दो रीजन देखेंगे, तो कॉर्टेक्स में जैसे ये आउटर पार्ट है और ये अंदर का पोर्शन है, आपको वो डायग्राम पता है कि ये आउटर पोर्शन इनर पोर्शन है, तो आप देखेंगे कि कॉर्टेक्स के भी दो रीजन होते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है इनर कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, मैंने यहाँ पर दिया है, और ये पोर्शन आउटर कॉर्टेक्स का है। यानी कॉर्टेक्स के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। उसी तरह से मेडुला के भी दो पोर्शन होते हैं, आउटर मेडुला एंड द इनर मेडुला। ये आउटर मेडुला है और इनर मेडुला है, इस तरह से आप देखेंगे टू पार्ट्स आर प्रेजेंट हियर। ओवरऑल आप इस पिरामिड के रीजन समझना आपको जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म सीखेंगे, जो आपको पेज नंबर 295 296 में आप डायग्राम देखेंगे, तो दोनों डायग्राम पर आपको 100% का मान होना चाहिए। तो आपको पेज नंबर 295 296 एनसीईआरटी की जो डायग्राम्स है, वो डायग्राम्स आपको कम से कम 3 से 4 बार घर पर
ड्रॉ करना है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप उसके मास्टर नहीं हो सकते हो। तो आपको ये दोनों डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करके उसको समझना है, क्योंकि आगे चलकर इस चैप्टर आपको समझ में आएगा हम कैसे कर सकते हैं, जब आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ आएगा, जब आपको समझ आएगा यूरिन कैसे बनता है, क्योंकि वहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म सीखते वक्त पूरे चैप्टर का एक्सट्रैक्ट वहां पर आपको लगता है। तो इसीलिए हम उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरा भी सक्सेस इसी में है कि आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में आसान करके दूं। ओके, तो आपको मतलब इस यहाँ पर मेरे को आपको कुछ काम देना है, तो ये दो डायग्राम आपको अच्छे से याद करना है, उसको अच्छे से स्टडी करना है, और वहां पर आप महसूस करेंगे कि चार रीजन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स मिलकर बनेगा कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला मिलकर बनेगा मेडुला। अभी हम पिरामिड के अंदर जाकर देखते हैं कि एग्जैक्टली पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन होते कहां पर है, क्योंकि एक्चुअली यूरिन जो बनता है वो नेफ्रॉन में बनता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में होता है, तो एग्जैक्टली नेफ्रॉन की पोजीशंस क्या होती है, तो यहाँ पर आपको देखना है। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखेंगे कि नेफ्रॉन के भी दो टाइप होते हैं, नेफ्रॉन के भी दो टाइप होते हैं, डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर दिखाया, जैसे कि एक जो नेफ्रॉन है इसे कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसे कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, और ये जो नेफ्रॉन देख रहे हैं ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। वेरी सिंपल थिंग, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन मतलब जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स, आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स मेडुला दोनों की जंक्शन में प्रेजेंट है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके ऊपर का हिस्सा कॉर्टेक्स, नीचे का हिस्सा मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन में जो नेफ्रॉन होगा उसे कहेंगे हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के रहने वाला है जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शंस में होगा, जिसे कहते हैं हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक्चुअली जक्स्ट्रा जो होता है दैट इज लैटिन वर्ड होता है, जक्स्ट्रा यानी लैटिन वर्ड है, जो बाद में को एक्सप्लेन करवाना लो। लैटिन और जक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पर लिखा है क्लोज टू, जक्स्ट्रा लैटिन वर्ड मतलब है क्लोज टू। नाउ जक्स्ट्रा मेडुलरी, जक्स्ट्रा मेडुलरी, जक्स्ट्रा मतलब क्लोज होता है, जो मेडुला के क्लोज में है, जो मेडुला के क्लोज में है, दैट इज कॉल्ड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्ट्रा का मतलब क्लोज हो गया। एक्चुअली चैप्टर के अंदर ऐसे टिपिकल वर्ड आते हैं, जैसे हमने पिछली बार सीखा था कि रिट्रो पेरिटोनियल, रिट्रो का मतलब बिहाइंड होता है, तो पेरिटोनियम के बिहाइंड, यानी जो स्पेशल वर्ड आपको यहाँ पर सीखना है, जैसे रिट्रो है, जक्स्ट्रा है, इनको आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि जब तक वर्ड का मतलब आपके ध्यान में आता है तो कंटेंट आपको समझ में या ध्यान में रखने में आसानी होती नहीं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार टर्म अगर ध्यान में आ गई तो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आने से ध्यान में रहता है, और ध्यान में रहने से आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। और मेरा फाइनल टारगेट है कि आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटीज मुझे बढ़ाना है। ओके, क्योंकि एक्चुअली हमें जो वॉर करना है नीट वॉर, तो नीट वॉर के अंदर आपके पास वेपन होने चाहिए, AK-47 जैसे आप देखेंगे। ये कब हो पाएगा, जब आप सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से सिंप्लीफाइड तरीके से उसको समझेंगे और ध्यान में रख पाएंगे। लेकिन दैट नीड प्रैक्टिस, आपको बताया किसी भी जगह में प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस को कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है, और आपको मुझे पता है कि आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो और आप हमेशा काम करते हो, मतलब आप बहुत सारे एमसीक्यू घर पर सॉल्व कर रहे हो। ओके, और उसका रिफ्लेक्शन मुझे टेस्ट लूंगा तो उसमें मिलने ही वाला है। ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट फ्रॉम योर साइड। ओके, क्योंकि मुझे बहुत ही बढ़िया कमांडो तैयार करना है कि जो बहुत अच्छी तरह से एग्जाम को फेस करेंगे। ओके, नाउ आपका जो इंथुजियाज्म मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे उससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। ओके, नाउ आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके अंदर किस तरह से पार्ट होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, और दूसरा आप देखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है। इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इसका डिफरेंस में साइड में लिखा हुआ, हम उस डिफरेंस पर भी जाएंगे। सबसे पहले हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि पिरामिड के अंदर दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। पिरामिड के अंदर दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, पहला जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड सेकंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ओके,
नाउ ये जो नेफ्रॉन है, मतलब देख रहे हैं इसे, आप देखो एक कप शेप स्ट्रक्चर है, जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल, ओके। और बोमन कैप्सूल के अंदर आपको होता है कि यहाँ पर एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, मैंने शॉर्टकट में देखा है जी। यहाँ पर भी बोमन कैप्सूल ये है, ये बोमन कैप्सूल है और एक ग्लोमेरुलस है। तो एक्चुअली यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर यूरिन बनता है, फिर यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के अंदर आप देखेंगे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले इज द साइट ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। दिमाग के अंदर डालना है स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट की स्टेटमेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लूप ऑफ हेनले इज द साइट ऑफ काउंटर करंट, लूप ऑफ हेनले इज द साइट ऑफ we can say concentration of urine, and loop of Henle help in conservation of water, okay। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना। तो मैं आपको एक चाहूंगा कि आप काउंटर करंट मैकेनिज्म को भी स्टडी करें एडवांस में, और लूप ऑफ हेनले के कम से कम 10 पॉइंट आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। तो आप आगे की थोड़ी पढ़ाई करके लूप ऑफ हेनले के बारे में 10 पॉइंट आप कलेक्ट करके रखो, जब हमें आगे चलकर वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। नाउ हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आपके 4 रीजन हो गए, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, फिर एक एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, फिर आप देख रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जैसे ये नेफ्रॉन है ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, आप देख रहे हैं ये नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर हो रहे हैं। अभी हमने एग्जांपल के तौर पर 2 ही नेफ्रॉन दिखे हैं, लेकिन एक्चुअली 2 ही नेफ्रॉन हो गए ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देखेंगे ये कलेक्टिंग डक्ट है, उसी तरह से दूसरी कलेक्टिंग डक्ट है, ये तीसरी कलेक्टिंग डक्ट है। तो ऐसे नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स एक साथ आने के बाद यहाँ पर जो डक्ट बन रही है इसे कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, इसे कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। यानी कलेक्टिंग डक्ट एक साथ जब ओपन होती है तो इसे कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। बेलिनी इज अगेन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक्चुअली आप देखोगे कि आपको अच्छा लगेगा कि बोमन कैप्सूल यानी बोमन साइंटिस्ट का नाम है, डक्ट ऑफ बेलिनी बेलिनी साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि आप देखेंगे कि किसी भी ऐसे पार्ट्स के अंदर, क्या आपने कभी सुना है डक्ट ऑफ पाटिल, डक्ट ऑफ चौधरी, ऐसे आप कभी नहीं सुनेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जिस समय यूरोपियन इनोवेशन चल रहा था, हमारे तरफ किसी प्रकार का साइंटिफिक इनोवेशन नहीं था, तो अगर ऐसा होता तो शायद यहाँ पर ऐसे नाम आपको सीखने को मिलते हैं, डक्ट ऑफ चौधरी, ओके। लेकिन यहाँ पर डक्ट ऑफ बेलिनी दिया गया है। तो देखो बच्चों की आगे चलकर हमें एक नया इनोवेशन करना है। मैं चाहूंगा कि बायोलॉजी के अंदर इस तरह से हमारे नाम आए, ओके। तो ये आपसे मैं अपेक्षा रख सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऐसा है कि डक्ट ऑफ बेलिनी को ही हम पैपिलरी डक्ट कहते हैं। देखो डक्ट ऑफ बेलिनी को ही हम पैपिलरी डक्ट कहते हैं। और आपको एक हॉबी बनाना है, क्या अल्टरनेट नेम कलेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू के अंदर आपको कई बार आंसर पता होगा लेकिन क्वेश्चन नहीं समझेगा, क्योंकि आपको धोखा देने के लिए अल्टरनेट वहां पर रहता है। तो यू शुड डेवलप हैबिट टू कलेक्ट द अल्टरनेट नेम। एक अल्टरनेटिव मिल गया तो आपको जैसे मिलना चाहिए कि बहुत बड़ा खजाना आपको मिल रहा है, तो जैसे खजाना आपको लूटना है और आपको अल्टरनेट नेम की लिस्ट बनाना है, और इस ये ऑल द टाइम यू शुड डेवलप इट हॉबी। हॉबी बनाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आपकी हॉबी क्या होनी चाहिए, कलेक्ट अल्टरनेट नेम्स। जैसे डक्ट ऑफ बेलिनी को कहते हैं पैपिलरी डक्ट, ओके। तो डक्ट ऑफ बेलिनी आल्सो नोन एज अ पैपिलरी डक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है। तो कई सारे कलेक्टिंग डक्ट डक्ट ऑफ बेलिनी के अंदर ओपन हो रही है, इसे पैपिलरी डक्ट भी कहते हैं। और फाइनली ये डक्ट ऑफ बेलिनी इस ओपनिंग में ओपन हो रहा है, और ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को कहते हैं रीनल पैपिला। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड रीनल पैपिला, ओके। तो डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन इनटू रीनल पैपिला। फिर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को रिकॉल कीजिए। रीनल पैपिला जो था मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये पिरामिड है, पिरामिड यहाँ पर ये आप देखेंगे कि रीनल पैपिला ओपन इनटू व्हाट, आप डायग्राम को रिकॉल कीजिए। माइनर कैलिक्स के अंदर ओपन होगा, माइनर कैलिक्स ओपन इनटू व्हाट, मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स ओपन इनटू व्हाट, आप देखेंगे मेजर कैलिक्स ओपन इनटू रीनल साइनस ओपन इनटू व्हाट, renal pelvis, and renal pelvis open into urinary renal pelvis open into ureter, और बाद में वो ना urinary bladder और urethra। यानी आप देखेंगे कि ये जो है एक्चुअली मैंने इसको नाम दिया पाथ ऑफ यूरिन, यानी यूरिन बनता कहाँ पर है और फाइनल यूरिन कैसे बाहर आता है। अभी आपको ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी आपके ध्यान में आ रहा है, यूरिन बनता कहाँ पर है, यूरिन कैसे बाहर आता है। देखो यूरिन बनता है नेफ्रॉन के अंदर,
नेफ्रॉन से यूरिन जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपके ध्यान में आ गई तो चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो नेफ्रॉन जहां पर आप देखेंगे गोमेस कैप्सूल है, माल्पीजियन कार्पसकल इसे कहते हैं, ग्लोमेरुलस होता है जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर यूरिन बनता है, यूरिन बनने के बाद यूरिन कम टू कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट एक साथ आके बन रही है, डक्ट ऑफ बेलिनी एंड ए पैपिलरी डक्ट, papillary duct open to what? Renal papilla to what? Minor calyx open to what? Major calyx open to what? Renal sinus into what? Renal pelvis, आगे यूरेटर, इंटरव्यू ब्लैडर, यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होने वाला है। तो आप इस तरह से आप देख रहे हैं कि यूरिन इस तरह से बन रहा है, यूरिन इस तरह से रिलीज हो रहा है। इसको आपको घर पर दोहराना है। इस प्रेजेंटेशन को आपको 3-4 बार लिखकर आपको ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। तो इस तरह से पहले ये कनेक्शन जैसे एस्टैब्लिश हो गया आपके दिमाग में, तो आगे का टॉपिक आपको अपने आप समझ में आएगा। नाउ वी शिफ्ट टू द डिफरेंस। अभी हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे जक्स्टापेडुलर नेफ्रॉन मेजर लिखा है और एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन यहाँ पर लिखा है, तो डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर कंपैरिजन सीखने की कोशिश करेंगे। तो जक्स्टापेडुलर नेफ्रॉन और यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नाउ जक्स्टा का मतलब मैंने समझा कि जक्स्टा है लैटिन वर्ड यानी क्लोज टू, जो नेफ्रॉन मेडुला के क्लोज होगा। अब देख रहे हैं इसकी मेन जो बॉडी फिल्ट्रेटिंग यूनिट जो है वो मेडुला के क्लोज है, दैट्स व्हाई कॉल्ड जक्स्टापेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जो कॉर्टेक्स के नजदीक है, जो कॉर्टेक्स के नजदीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दैट इज द नेक्स्ट टू कॉर्टेक्स। यहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स के नजदीक है, ठीक है। नाउ यहाँ पर ध्यान रखना कि एक पॉइंट में ये जो पहला पॉइंट है मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, आप यहाँ से शुरुआत करते हैं, ओके। नाउ इस पॉइंट पर हम बाद में आएंगे, वासा रेक्टा वाला पॉइंट बाद में देखेंगे, पहले हम बाकी के पॉइंट देखेंगे। तो जक्स्टापेडुलर नेफ्रॉन बॉडी में मतलब ये जो वाले हैं ये 15% होते हैं, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होते हैं। यानी ज्यादातर नॉर्मल नेफ्रॉन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं 85% है। यानी यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, डायग्राम के अंदर भी आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो 85% है और ये जो 15% है, मतलब ध्यान रखना कि ये 15% नेफ्रॉन है और ये जो नेफ्रॉन है 85% नेफ्रॉन है, आपका कंफ्यूजन ना हो। अगला पॉइंट, अगर एक नेफ्रॉन की जनरल स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना, यहाँ पर वोमेन कैप्सूल, ये पीसीटी, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे कि लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो यू शेप हेयरपिन शेप लूप जो आपको दिख रहा है ना, हेयरपिन शेप लूप जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो ये एलओएच है, आप देख रहे हैं दिस पोर्शन इज कॉल्ड एलओएच, इसे हम एलओएच कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, इसका एलओएच है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट क्या है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है इसका जक्स्टापेडुलर का वो लॉन्गर होता है। अभी डायग्राम में उतना लॉन्गर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन एक ध्यान रखना कि इसे थोड़ा लॉन्गर भी आप दिखा सकते हैं, कंपेयर टू इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो ये एलओएच जो एलएच लॉन्गर होता है, इसका एलएच होता है लॉन्गर होता है, ओके। जक्स्टापेडुलरी नेफ्रॉन का जो एलएच होता है लॉन्गर होता है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन अगर आप देखेंगे तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो शॉर्टर होता है, ओके। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का एलओएच शॉर्टर होता है, यानी जक्स्टापेडुलरी के अंदर एलओएच जो होता है लॉन्गर होता है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर एलओएच स्मॉलर होता है। नो एलओएच का लंबाई का काफी सिग्निफिकेंस है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है कि लेंथ ऑफ एलओएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। जितनी एलओएच की लंबाई ज्यादा होगी उतना यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, ओके। तो एलओएच लेंथ इज वेरी सिग्निफिकेंट इन किडनी, ओके। और आपको पता है कि वेल डेवलप्ड एलओएच जो है दैट इज अ फीचर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी, और ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सी किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि जक्स्टापेडुलर के अंदर लॉन्गर एलओएच है, जबकि यहाँ पर स्मॉलर एलओएच है, लूप ऑफ हेनले। तो नीचे मैंने दिया यहाँ पर कि आप देखेंगे यहाँ पर कि एलओएच इज अ लॉन्गर एंड एलओएच इज नॉट शॉर्टर दिया है। बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि एलओएच इज मोर एक्सटेंडेड इन मेडुला। अगर आप इसका देखेंगे एलओएच ये मेडुला में ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, मतलब देखिए कॉर्टेक्स और मेडुला, ये कॉर्टेक्स यहाँ पर खत्म होगा, ये मेडुला है, तो मेडुला में एलओएच इसका ज्यादा दिख रहा है, मतलब जक्स्टापेडुलरी नेफ्रॉन का एलओएच मेडुला में ज्यादा एक्सटेंड होता है, जबकि आप देख रहे हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का थोड़ा ही हिस्सा मेडुला के अंदर है, यानी इसका एलओएच होता है लेस एक्सटेंडेड इन मेडुला। ये यहाँ पर आप पॉइंट मार्क कर सकते हैं कि इसका जो एलएच है मोर एक्सटेंडेड इन मेडुला है, जबकि यहाँ पर जो एलएच है लेस एक्सटेंडेड इन मेडुला, यानी मेडुला में इसका ज्यादा पोर्शन होता नहीं है, जबकि जक्स्टापेडुलरी शोज व्हाट
मोर पोर्शन इन मेडुला, जो पॉइंट आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। ओके, बाद में इसका ग्लोमेरुलाई देखेंगे, ग्लोमेरुलाई, तो इसका ग्लोमेरुलाई जो प्रेजेंट होता है दैट इज अ प्रेजेंट इन, आप देखेंगे इनर कॉर्टेक्स। अब देखेंगे कॉर्टेक्स के हमने दो पार्ट बनाए थे, इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। अब जस्ट पॉइंट बहुत आसानी से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये GMN है, GMN मतलब जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन, इसका ग्लोमेरुलस आप देखिए कहां पर है, इनर कॉर्टेक्स में, जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है CN, तो CN का जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंस आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इसका ग्लोमेरुलस इनर कॉर्टेक्स में, जबकि इसका ग्लोमेरुलस ये आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। बाद में एक ध्यान रखना कि जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन वर्क इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन, वर्क इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन, इसे ध्यान रखना कि वर्क इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन। ओके, ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है, जबकि ये जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन वर्क इन नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। ओके, वाटर स्ट्रेस कंडीशन मतलब जैसे आप समर में बोल सकते हैं, क्योंकि समर में आपके बॉडी को वाटर स्ट्रेस होता है, आपके बॉडी में पानी कम होता है। जैसे ही सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि आपके बॉडी का काम मतलब बॉडी के अंदर पानी कम हो गया है, तो तुरंत जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन अपना काम शुरू करते हैं कि उनको स्पेशली इमरजेंसी कंडीशन के लिए, स्ट्रेस कंडीशन के लिए बनाया गया है। उसका रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन क्या है, ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में काम करती है। इसी कारण उनका लूप ऑफ मिले लॉन्गर, लॉजिक आपको ध्यान रखना है, इनका लूप ऑफ मिले लॉन्गर होने की वजह से उनका मेन पर्पस है वाटर को कंजर्व करना, वाटर को सेव करना। इसलिए व्हेनेवर योर बॉडी फेस द वाटर स्ट्रेस कंडीशन, लूप ऑफ मिले जिनका लॉन्गर है, जक्स्टामेडुलर स्टार्ट टू वर्क। जैसे आप समर में आपको ज्यादा प्यास लगती है, आपको 2 घंटे से पानी नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपकी किडनी में भी जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन काम कर रहे हैं। ओके, तो आपको पानी की भी याद नहीं आएंगी, तो आप इस तरह से जो इवेंट होते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, इनको आप अच्छी तरह से रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप बायोलॉजिस्ट हो और आपको सारे इवेंट को रियल लाइफ में रियलाइज करना है। ओके, तो उस कंडीशन को भी आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो कि मैं भी, मेरा जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन काम कर रहा है, क्योंकि मेरे बॉडी में पानी कम हो चुका है और पानी मुझे नहीं मिल रहा है, तो अभी इस समय मेरा जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन काम कर रहा है, जो कि 15% है। तुरंत एक कागज लेके वहां पर आपको अगर कोई कागज पेन पेंसिल है तो डिफरेंस तुरंत लिख देना कागज पर। ओके, तो इस तरह से पैशनेट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब पैशनेट होते हैं तभी सब्जेक्ट आपके दिमाग में बैठता है। और डे टू डे, एवरी डे यू शुड लिव इन बायोलॉजी, वॉक इन बायोलॉजी, थिंक इन बायोलॉजी। इस तरह से जब आप काम करेंगे, नॉट ओनली बायोलॉजी, अभी मैं आपको ओनली बायोलॉजी के लिए फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है तो तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो पूरा साइंस हम ले सकते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस आपको साइंस को एवरी डे उसको महसूस करना है, उसको रियलाइज करना है। आपका माइंड बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को, ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से उसको एनालाइज करना है। रट के कोई आप बड़ा मतलब काम नहीं करने वाले हैं। तो आप देखते हैं कि आज हमारे देश के सामने बहुत बड़ी मतलब एक आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स है। जैसे आप देखते हैं कि वायरस, कोरोना वायरस, ऐसे वायरसेस, तो ऐसे वायरसेस के लिए अगर आपको वैक्सीनेशन फाइंड आउट करना है तो हमें इनोवेटिव माइंड के लोग चाहिए। और आप देखेंगे कि आज लाइफ साइंसेस को कितना इंपॉर्टेंस आ गया है। ओके, और लाइफ साइंसेस के अंदर जिनका माइंड शार्प है, जो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, उनको ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल। ओके, तो लाइफ साइंस है, उसमें भी बायोलॉजी आप देखेंगे तो अनलिमिटेड स्कोप है। आप फिलहाल इस कंडीशन को महसूस करते होंगे। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको आगे चलकर सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सोसाइटी में कुछ इनोवेशन करना है। ये मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि कंटेंट आपको सीखना ही है, मार्क्स तो लेना ही है, लेकिन यू शुड बी यूजफुल टू द सोसाइटी। आपके नॉलेज की वजह से आप सोसाइटी को कुछ अगर दे पाएंगे तो आपको और भी उसका मजा आएगा। तो बच्चों, इसकी शुरुआत यही से होती है, क्लासरूम से होती है। इसके लिए कोई मोटिवेट करना होना चाहिए। और मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो आगे चलकर इस तरह से कोई नया इनोवेशन कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा रुक के काम करना है। तो हम जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन देख रहे हैं, इसके अंदर देख रहे हैं कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करता है। अगला डिफरेंस जो आप देखेंगे कि मालपीजियन कार्पस्कल जो है, कार्पसल्स,
तो माल्पीजियन कार्पस्कल एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, अभी इस पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो माल्पीजियन कार्पस्कल आप बोलते हैं कि वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर आप माल्पीजियन उसका कार्पस्कल्स कहते हैं, तो ये नियर टू क्या है, इट इज नियर टू जंक्शन। आप देख रहे हैं नियर टू द एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स मेडुला। कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स और मेडुला इसका जंक्शन के नजदीक है। ओके, तो माल्पीजियन कार्पस्कल्स प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम में जितना हो सके मैंने आपको डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको वही पॉइंट डायग्राम के अंदर सेम दिखे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर माल्पीजियन कार्पस्कल है जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन का, ये कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन में प्रेजेंट है। ओके, हर पॉइंट को आपको समझना है, किसी पॉइंट को रटना नहीं है। जबकि आप देखेंगे इसका माल्पीजियन कार्पस्कल जो होता है प्रेजेंट क्लोज टू द किडनी सरफेस, ये आपका माल्पीजियन कार्पस्कल है। तो आप देख रहे हैं ये तो ये जंक्शन है, जंक्शन से काफी दूर है, तो ये सरफेस ऑफ किडनी की तरफ है, क्योंकि इस पे आप देखेंगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से बात करते हैं कि बाहर मेम्ब्रेन है, तो किडनी के सरफेस के तरफ माल्पीजियन कार्पस्कल प्रेजेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो देखो कि किडनी के अंदर भी दो प्रकार के नेफ्रॉन है, उनको अलग अलग काम दिया गया है, उनका अलग अलग कंडीशन दी गई है, क्योंकि बॉडी अंदर नॉर्मल कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन या स्ट्रेस कंडीशन उस तरह से हमारी किडनी काम करती है। तो आप देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर किडनी का किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर है, किस तरह से फंक्शन है, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द प्राउड ऑन योर किडनीज एंड यू से थैंक्स टू किडनी, क्योंकि किडनी आपके लिए दिन रात काम कर रही है। अभी यहाँ पर एक नीचे पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ कुछ पार्ट का, ताकि आगे चलकर जो आगे का पार्ट मुझे आपको समझाना है नेफ्रॉन का, क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको अगर अच्छे से समझ में आएगा तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। Without understanding the structure of nephron, you cannot understood the counter current mechanism, क्योंकि वो इस चैप्टर का पिक पॉइंट है और उसके लिए फाउंडेशन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जिनको जो भी बच्चे इस वीडियोस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन्होंने हमेशा सीक्वेंस के अंदर वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि एक एक करके आप जाएंगे और उसको प्रॉपर एनालिसिस करते आगे जाएंगे तो आपको चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ अभी यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम को हमें फोकस करना है। अब इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये वोमेन कैप्सूल है, ये वोमेन कैप्सूल है। अभी मैंने यहाँ पर देखा रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी है, यहाँ से ब्लड आ गया, ब्लड आ गया तो इसे कहते हैं हम एफ्रन आर्टरी, आर्टेरियोल, क्योंकि रीनल आर्टरी डिवाइड इनटू एफ्रन आर्टेरियोल, और एफ्रन आर्टेरियोल जो वोमेन कैप्सूल में गया तो वोमेन कैप्सूल में जाने के बाद यहाँ पर एक कैपिलरी का नेटवर्क बनता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, वहां से आर्टेरियोल बाहर आता है, इसे एफ्रन आर्टेरियोल कहते हैं। एक हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो डायमीटर होता है एफ्रन का इज ऑलवेज लार्जर देन इफ्रन, यानी एफ्रन आर्टेरियोल का डायमीटर इफ्रन से बड़ा होता है, यानी आने वाला ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और यहाँ से निकलने वाली ब्लड की क्वांटिटी कम होती है, ताकि यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हो, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है उसी की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जिसको हम बाद में यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चर देखने वाले। तो फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके बुक के अंदर दिया है, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन के कौन से कंपोनेंट है आपको टेक्स्ट बुक को स्टडी करके यहाँ पर देखना है। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एफ्रन का डायमीटर वाइडर है, इफ्रन का डायमीटर छोटा है, तो नेचुरली इफ्रन आर्टेरियोल यहाँ से बाहर निकल गया। ओके, अभी इफ्रन आर्टेरियोल यहाँ पर आ गया। एक्चुअली क्या हो गया आप देख रहे हैं, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का सर्कुलेशन है, क्योंकि आर्टेरियोल से कैपिलरी बनती है और कैपिलरी से आगे वेन बनती है, लेकिन यहाँ पर आर्टेरियोल कैपिलरी वापस आर्टेरियोल बन रहा है, तो यहाँ पर समथिंग डिफरेंट है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि किडनी इज आल्सो काइंड ऑफ वन ऑफ द पोर्टल ऑर्गन्स। किडनी को भी हम पोर्टल ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सीखा होगा कि पोर्टल सिस्टम है। तो पोर्टल सिस्टम आप क्वेश्चन एक लिख ले, व्हाट इज अ पोर्टल सिस्टम, एंड थ्री टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम्स आर देयर, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, सेकंड इज अ रीनल पोर्टल सिस्टम, और तीसरा है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम।
तो घर पर आपको इसको पढ़ना है कि 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम होते हैं। पोर्टल ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जहां पर आर्टेरियोल कैपिलरी वापस आर्टेरियोल बन रहा है। ओके, मतलब और ये आर्टेरियोल नीचे जा रहा है और ये आर्टेरियोल नीचे जाके आप देख रहे हैं कि पहले एक सिंपली हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। वोमेन कैप्सूल है, ये ब्लैक वाला दिख रहा है पीसीटी, बाद में आप देख रहे हैं ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग नीप है, यू टर्न लेके ऊपर जा रहा है, ये असेंडिंग नीप है, ये डीसीटी है और ये सीटी। जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वो पूरा नेफ्रॉन है। लेकिन आप देखेंगे कि इफ्रेन आर्टेरियोल नीचे आने के बाद ये इफ्रेन आर्टेरियोल पीसीटी और डीसीटी के सराउंडिंग में कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है। तो देखो इफ्रेन आर्टेरियोल नीचे आने के बाद पीसीटी और डीसीटी के ऊपर जो नेटवर्क बनाता है इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। एक नई टर्म आपको सीखना है, दैट इज अ पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। तो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क पीटीएन, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क क्या होता है? दो इफ्रेन आर्टेरियोल डिवाइड इनटू कैपिलरीज सराउंडिंग टू पीसीटी एंड डीसीटी। अभी यहाँ पर और एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी आप नेफ्रॉन की डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो नेफ्रॉन की डायग्राम ड्रॉ करते वक्त एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि माल्पीजियन कार्पस्कल और पीसीटी और डीसीटी ये पोर्शन आपको कॉर्टेक्स में दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखा है, ये पोर्शन हमेशा कॉर्टेक्स में दिखाना है एंड द रिमेनिंग पार्ट लूप ऑफ हेनले आपको मेडुला में दिखाना है। ओके, तो ये पॉइंट आपको मार्क करना है कि ये जो पोर्शन होता है मेडुला में होता है और ये पोर्शन कॉर्टेक्स में होता है। इन जनरल हम जब इसे दिखाते हैं क्योंकि इसका काफी इंपॉर्टेंस है काउंटर करंट मैकेनिज्म के साथ आप देखने वाले हैं। ओके, तो कॉर्टेक्स में कौन सा रीजन रहेगा? माल्पीजियन कार्पस्कल जिसके अंदर वोमेन कैप्सूल और ग्लोबुलस होगा, पीसीटी होगा, डीसीटी होगा, ये सारे पोर्शन कॉर्टेक्स में होंगे। और जबकि आप देखेंगे कि लूप ऑफ हेनले जो होगा ये वाला डिसेंडिंग लिंक असेंडिंग लिंक जो होगा मेडुला में होगा। और बाद में आप देखेंगे कि डीसीटी ओपन इनटू व्हाट? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट भी ये आप देख रहे हैं जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट भी मेडुला में होती है। तो आपको ये डिवाइड करना है कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में है और नेफ्रॉन के कौन से पार्ट मेडुला में है। तो आप इसकी लिस्ट बनाना, द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन मेडुला। ओके, इसकी आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट जो इफ्रेन आर्टेरियोल है वो फर्दर डिवाइड इनटू नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और जो कैपिलरी का नेटवर्क पीसीटी डीसीटी के सराउंडिंग में इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। बाद में ये जो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क है कैपिलरी का नेटवर्क है और कैपिलरी का नेटवर्क आगे चलकर ये लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में होता है। जो कैपिलरी का नेटवर्क एलओएच के सराउंडिंग में है इसे कहते हैं वासा रेक्टा। रिमेंबर व्हाट इज अ वासा रेक्टा? तो वासा रेक्टा में यहाँ पर ध्यान रखना है कि वासा रेक्टा जो हम इसे कहते हैं तो वासा रेक्टा, व्हाट इज अ वासा रेक्टा? तो वासा रेक्टा मतलब ध्यान रखना कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सराउंडिंग टू लूप ऑफ हेनले। ओके, तो लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से कहते हैं वासा रेक्टा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर नेफ्रॉन के सराउंडिंग में दो नेटवर्क है, एक पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, सिंपल तरीके से ध्यान रखना है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क it is a network surrounding to PCT and DCT. Vasa recta it is a network of capillary surrounding to loop of Henle और ये वासा रेक्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वासा रेक्टा एंड एलओएच बोथ प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। मिस कंसेप्ट को बार-बार दोहरा रहा हूं तो आपको थोड़ा एडवांस में आप पढ़ सकते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। बाद में आपको मैंने कंसेप्ट दिया था RAS, RAAS, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम। तो आप देखेंगे तो RAS और काउंटर करंट मैकेनिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर और उसको समझने के लिए हम सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप एक प्राइमरी लेवल पर इस चैप्टर को आप थोड़ा पढ़ के अगर रखते हैं तो आपको आगे चलकर दिक्कत कम आएगी, लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा वो एफरेंट आर्टेरियोल में जाएगा जिसका डायमीटर लार्जर है जो ब्लड गया ग्लोमेरुलस में जहां पर ब्लड के अंदर के कंटेंट फिल्टर हो गए, फिर ब्लड आ गया एफरेंट आर्टेरियोल में। नाउ इट मेक द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडिंग टू पीसीटी एंड डीसीटी दैट इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। बाद में वही नेटवर्क आगे चलकर लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में जा रहा है जिसे कहते हैं वासा रेक्टा। सारे वासा रेक्टा की कैपिलरी एक साथ आने के बाद मिलेगा रीनल वेन और रीनल वेन से ब्लड बाहर आएगा। और आपको एक पॉइंट यहाँ पर रिवाइज करना ही है कि रीनल आर्टरी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूरिया क्या होता है, यूरिया ज्यादा होता है। रीनल आर्टरी में यूरिया ज्यादा होगा क्योंकि लीवर से ब्लड आ रहा है
मतलब लीवर के थ्रू, हार्ट के थ्रू बॉडी और यहाँ से ब्लड आ रहा है, उसमें यूरिया ज्यादा होगा और बाद में यूरिया आपको फिल्टर हो जाएगा, तो नेचुरली जो ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा रीनल वेन्स के थ्रू, तो यूरिया उसमें क्या होगा, कम होगा। तो रीनल आर्टरी यूरिया मोर, रीनल वेन यूरिया लेस। जबकि आप देखेंगे हिपैटिक वेन अगर आपको याद आ रहा है, हिपैटिक वेन के अंदर यूरिया ज्यादा है और आर्टरी के अंदर कम है, जो पॉइंट मैंने आपको पीछे कंपेयर करवाया था। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज होना नहीं है कि हिपैटिक आर्टरी के अंदर यूरिया कम है, ओके, और रीनल आर्टरी में यूरिया ज्यादा है, जबकि हिपैटिक वेन के अंदर यूरिया ज्यादा है जबकि रीनल वेन में यूरिया कम है। इस पॉइंट को आपको एक चार्ट बना के इस तरह से ध्यान रखना है, तो यू शुड अंडरस्टूड हियर। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वासा रेक्टाइल एलोएज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, और एलोएज इज द साइट ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। तो यूरिन कंसंट्रेशन होने की जो साइट है वो LOH है। अभी ये जो मैंने प्राइमरी लेवल का आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पर समझा है, एक्चुअली सारे टॉपिक हमें डिटेल में देखना है। इसके आगे का जो टॉपिक हमारा रहेगा तो उसके अंदर हम नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर सीखेंगे, एक एक पार्ट हम उसके अंदर सीखेंगे, उसकी वोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, फिर इसमें रहेगा PCT, फिर लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, DCT, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, और इस तरह से पढ़ने के बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। तो इसका आगे का टॉपिक हमारा रहेगा नेफ्रॉन। तो अब तब तक आप नेफ्रॉन की अच्छे से पढ़ाई करके रखिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन बोले हुए बीच बीच में उसके आंसर्स आप फाइंड आउट करके रखिए। जो डायग्राम मैंने आपको बोली थी इसके पहले, डायग्राम पर आपको फुल कंट्रोल होना चाहिए, और आगे का वीडियो देखने से पहले की जो वीडियो उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करके रखो, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और बहुत ही एनर्जेटिकली स्टडी करना है, एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़ाई में लग जाना है, ओके, और पूरा डेडिकेशन डिवोशन के साथ आपको पढ़ाई करना है, ओके। थैंक यू।